सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त सीए राहुल सतीजा एंड लेके आ चुका हूं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सीए फाइनल मई 25 एंड नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स। अगर आपने पहले क्लास कर रखी है नवंबर 24 के लिए, मई 24 के लिए, कौन कौन से जुडिशियल अपडेट्स, कौन कौन से अपडेट्स आपके लिए एप्लीकेबल है फॉर योर मई एंड नवंबर एग्जामिनेशंस, उन सबकी लिस्ट मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। दो तीन बातों का ध्यान दो। देखो, अमेंडमेंट ना होते हैं दो टाइप के। एक होता है सर एग्जिस्टिंग चीज़ों में चेंज होना एंड सेकंड चीज़ होता है एडिशंस होना। तो इस बार इनकम टैक्स में ना एडिशंस कम है लेकिन एग्जिस्टिंग चीज़ों में चेंज थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए ना आपके पास जो भी बुक है, जो कोई भी बुक आपके सामने आपने अगर पहले क्लासेस कर रखी है, आप क्या करोगे? आप अपनी बुक उठाओगे, जो-जो चैप्टर का मैं नाम लूँगा उस चैप्टर में आओगे, जो-जो टॉपिक का नाम लूँगा उस टॉपिक में आओगे और पेन से जो-जो करेक्शंस बोलूँगा वो करेक्शंस आप करते चलोगे। ताकि आपकी बुक ना नए फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अमेंड हो जाए। एंड अगर आपको नई बुक चाहिए, प्रॉपर बिल्कुल फुल्ली अमेंडेड बुक चाहिए, तो ये बुक मैंने इस बुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप पास के वेबसाइट से बाय भी कर सकते हो, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। पेपर पेन साथ में मेंटेन करना। थोड़ा-सा ना मैं आपको रेफरेंस देता चलूँगा कि अमेंडमेंट एग्ज़ैक्टली है क्या, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ जाए। सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या अमेंडमेंट है सर? चैप्टर 1 में सबसे पहला अमेंडमेंट है सर टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी की कोई भी जो इंडियन इनकम होती है, उसपे पहले कितना टैक्स लगता था? पहले सर 40% लगता था, उसको फाइनेंस एक्ट ने चेंज करके ना 35% कर दिया है। आपकी बुक में जहाँ पे 40% है ना, उस 40% को आप काट के 35% कर सकते हो एंड सर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ-जहाँ इम्पैक्ट जाएँगे ना, पूरे सिलेबस में जहाँ-जहाँ इसका इम्पैक्ट जाएगा ना, उस इम्पैक्ट को मैं आपको समझा दूँगा। ध्यान देना, आपको कई बार नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के क्वेश्चन्स में वो फॉरेन कंपनी की अदर इनकम में टैक्स लगाना होता था, तो पहले आप 40% से लगाते थे ना, अब आपको 35% से लगाना पड़ जाएगा। सेकंड अमेंडमेंट कौन-सा है? सर नॉर्मल इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब है। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन अगर सर 115 बीएसई में टैक्स भर रहा है, तो पहले क्या टैक्स रेट लगती थी? सर पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5%, 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% होता था, 9 लाख से लेके 12 लाख तक 15%, 12 लाख से ऊपर 20% और 15 लाख के ऊपर 30% ये टैक्स रेट होती थी। सर इसमें स्लाइड सा चेंज किया है। सर क्या चेंज किया हुआ है? सर अप टू 3 लाख कोई टैक्स अभी भी नहीं है। 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5% कर दिया, 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10% कर दिया, 10 लाख से लेके 12 लाख तक कर दिया 15%, 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर 30%। सर ये छोटा-सा चेंज है लेकिन इसके चक्कर में आपके बहुत सारे आंसर बदल जाएँगे। आपके आंसर कौन-कौन से बदलेंगे? आपके नॉर्मल क्वेश्चन्स चेंज हो जाएँगे, उसके अलावा जो डीटीडबलए के क्वेश्चन्स होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारा चेंज आने वाला है। सो यू हैव टू मेक श्योर उसमें कहीं दिक्कत नहीं हो आपको। इसके अलावा सर 115 बीएसी में ना 115 बीएसी में कभी भी अगर कोई एम्प्लॉयी की सैलरीड इनकम ध्यान देना अगर कोई भी 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है, सैलरीड एम्प्लॉयी है, तो उसको हमको पहले कितना डिडक्शन मिलता था सर? सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता था। सर सिर्फ और सिर्फ 115 बीएसी में ऑप्ट करने वाले के लिए ना इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के सर 75,000 कर दिया गया है। तो इस अमेंडमेंट को आप यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दो कि अगर कभी भी कोई भी एम्प्लॉयी 115 बीएसी में टैक्स भर रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 नहीं 75,000 मिलेगा। इसके चक्कर में आपके डीटीडबलए के क्वेश्चंस काफ़ी सारे चेंज हो जाएँगे। गॉट इट सर। फर्स्ट चैप्टर में क्या कोई और चेंज है? राइट आंसर है फर्स्ट चैप्टर में कोई भी और चेंज नहीं है। क्या आपने मार्क कर लिया? हाँ जी सर, हमने मार्क कर दिया। क्या आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया कि नहीं दबाया? पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो सर मज़ा आ रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से पहले लाइक करो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। कैपिटल गेन में क्या-क्या अमेंडमेंट्स हैं? कैपिटल गेन में सबसे पहला अमेंडमेंट सर पीरियड ऑफ होल्डिंग में आया है। सुनना पहले, आराम से ध्यान से सुनना सर क्या चेंज है। पहले कैपिटल एसेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैसे क्लासिफाई होते थे? सर लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वो, जीरो कूपन बॉन्ड्स वो या फिर सर यूनिट्स ऑफ यूटीआई। सर अगर 1 साल के लिए आप होल्ड करते थे तो लॉन्ग टर्म होता था और अगर सर 1 साल से ज़्यादा के लिए 1 साल के लिए होल्ड 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते तो लॉन्ग टर्म से कम अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाता। तो यही अगर अनलिस्टेड शेयर्स आप पहले रखते थे, तो कोई भी शेयर्स अदर देन लिस्टेड कोई भी शेयर्स आप रख रहे हो वो या प्रॉपर्टी हो गई। सर इसको अगर 2 साल ज़्यादा के लिए होल्ड कर देते तो लॉन्ग टर्म हो जाता था, अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म होता था। सर बाकी कोई भी एसेट हो सर फॉर एग्जांपल कोई भी आपने गोल्ड रखा हुआ है, बस लंप सेल कर रहे हो। सर बिज़नेस ट्रस्ट की यूनिट होती थी सर ये सब पहले 3 साल की पीरियड होल्डिंग लेते थे और सर इसके बाद सर 3 साल से कम करते थे, शॉर्ट टर्म हो जाता था। ये सब आपके लिए एप्लीकेबल है सर 22 जुलाई 2024 तक। यानी सर जो बजट की डेट आई थी ना 23 जुलाई 2024 इससे पहले अगर आपने कोई एसेट सेल किया हुआ है ना, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप ये वाली चेक करने वाले हो। आप इसी पीरियड ऑफ होल्डिंग के अकॉर्डिंग जाओगे। लेकिन सर अगर इसके बाद चेंज किया ना, इसके बाद अगर आपने सेल किया हुआ है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग बदल गई है।
सर क्या बदली है सुनना, सर क्या बदली है? अब सर उन्होंने क्या कर दिया लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से सर यूनिट को हटा दिया। यानी सर अगर यूनिट्स ऑफ बिज़नेस ट्रस्ट भी अगर आप बेच रहे हो ना, तो 1 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी है आपको। अगर 1 साल से लंबा रखा तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म हो जाएगा। सर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अभी भी सेम है। सर ज़ीरो कूपन बॉन्ड अभी भी 1 साल के लिए अभी भी सेम है सर, उसके अलावा यूनिट्स ऑफ यूटीआई अभी भी 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म, उससे कम शॉर्ट टर्म सेम है। बस बिज़नेस ट्रस्ट को ये 1 साल वाले लिमिट में लेके आ गए। सेकंड चेंज क्या किया उन्होंने, सर बाकी कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट सर एनी अदर एसेट सबके लिए सर 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग कर दी है। अब सर आप स्लम सेल करोगे तो भी 2 साल हो जाएगा, गोल्ड सेल कर रहे हो तो भी 2 साल हो जाएगा। सो कोई भी एसेट अगर आप कर रहे हो ना लॉन्ग टर्म में सेल, तो हमेशा आपको 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग लेके चलनी है। ध्यान देना ये अमेंडमेंट साल के बीच से एप्लीकेबल है। साल के बीच में अगर 23 जुलाई के बाद अगर आप कोई सेल कर देते हो ना, तो फिर आपको ये वाली पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी है। अगर पहले करते हो तो आपको ये वाली पीरियड ऑफ होल्डिंग देख के चलनी है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पीरियड ऑफ होल्डिंग अमेंडमेंट ध्यान देना। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उस स्क्रीनशॉट को आपको अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट करना है। पहले वो वाली जो बुक में लिखी हुई है वही जाएगी। 23 जुलाई के बाद से ये वाली पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी है। आपको याद दोनों रख के चलनी पड़ेगी। सर उसके अलावा सेक्शन 47 में सेक्शन 47 सर क्या होता था? ऐसे ट्रांसफर जिनको सरकार ट्रांसफर ही नहीं मानती। ऐसे ट्रांसफर जिनको सरकार ट्रांसफर ही नहीं मानती। सर उसमें पहला केस होता था, दूसरा केस होता था सर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अगर गिफ्ट में कोई दे रहा है, किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते थे। सर विल में कोई दे रहा है, तो सर उसको ट्रांसफर नहीं मानते थे। सर ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई विल दे रहा है, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते थे, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्या किया? सर एक वर्ड ऐड किया बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब सर अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई गिफ्ट देता है या विल में एसेट ट्रांसफर करता है ना, सर वही एग्जैम्प्ट ट्रांसफर होगा। अगर कोई एओपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या फिर कोई बीओआई अगर कोई एग्जैम्प्ट ट्रांसफर कर रहा है या कोई कंपनी ऐसे गिफ्ट दे रही है ना, वो एग्जैम्प्ट ट्रांसफर नहीं होता पापा, वो एग्जैम्प्ट ट्रांसफर नहीं होगा। बट दिस पॉइंट ये बात सर समझ में आ जानी चाहिए कि सर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसके इम्पैक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो क्वेश्चंस में कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया आईसीएआई ने इसमें। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आपके अटेम्प्ट के लिए आया है वो है सर इंडेक्सेशन का कंसेप्ट। सर इंडेक्सेशन के लिए क्या चेंज किया सरकार ने? सर बजट आने से पहले जो इंडेक्सेशन के प्रोविजंस लगते थे ना जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स थे उन सब पे इंडेक्सेशन मिलता ही था, आपको मिलेगा, अभी भी मिलेगा। बजट से पहले के लिए प्रॉपर मिलेगा। बजट के बाद क्या किया पता? बजट के बाद उन्होंने बहुत मेजर चेंज किया इंडेक्सेशन में। कहा सर इंडिविजुअल एचयूएफ है ना, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के किसी पे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। बजट के बाद यानी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर देते हो ना, तो आपको इंडेक्सेशन इंडिविजुअल को किसी भी एसेट पे नहीं मिलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मिलेगा सिर्फ एक केस में, अदरवाइज़ कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। के अलावा सर कोई अदर एसेट कोई भी एसएससी बेच रहा है, सर कोई कंपनी बेच रही है, कोई अगर एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कोई पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट बेच रहा है, सर इनमें किसी को भी बजट के बाद किसी भी एसेट के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को मिलेगा, वो भी सर प्रॉपर्टी के ऊपर। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर मिलने वाला है या प्रॉपर्टी के ऊपर मिलने वाला है। सर वो भी तब जब आपने प्रॉपर्टी बजट से पहले खरीद रखी थी और बजट के बाद बेच रहे हो। 23 जुलाई से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी थी तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर वो लॉन्ग टर्म है तो। और सर 23 जुलाई के बाद अगर आपने खरीद रखी है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट फिर भी नहीं मिलने वाला है। सर मैंने क्या बोला इंडेक्सेशन के लिए मैंने क्या बोला? सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया। सर लेकिन बजट के बाद स्क्रैप किया गया। बजट से पहले जैसा चलता था, जैसा आप पढ़ के आए हो सेम वही इंडेक्सेशन के प्रोविजंस लगेंगे। बजट के बाद सर स्क्रैप किसके लिए किया गया है? ध्यान देना सर कोई भी और एसएससी है ना अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ उन सब के लिए किसी भी एसेट पे इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सर किस पे एप्लीकेबल है? सर अदर एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अदर एसेट्स यानी वो गोल्ड बेच रहे हैं, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। स्लम सेल कर रहे हैं, वैसे भी नहीं मिलता था और कोई प्रेफरेंस शेयर बेच रहे हैं, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ना और इमूवेबल प्रॉपर्टी बजट से पहले खरीदी हुई है, बजट से पहले खरीदी है और बजट के बाद बेच रहे हैं, 23 जुलाई के पहले खरीद रखी है, 23 जुलाई के बाद बेच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म होने के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर यही बजट के बाद खरीद के बेच रहे हो, तो इन फ्यूचर ईयर्स आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला अमेंडमेंट कहाँ पे आया है? अगला अमेंडमेंट कहाँ पे आया है? सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस में सर स्लम सेल वाले में। सर स्लम सेल में क्या अमेंडमेंट आ सकता है? सर स्लम सेल के पीरियड ऑफ होल्डिंग बदली है। मैंने बताया ना, भाई आया है समझा के जाएगा। जो पॉइंट आपका कहाँ-कहाँ इम्पैक्ट डाल सकता है, जो अमेंडमेंट जहाँ-जहाँ इम्पैक्ट डाल सकता है ना, वो सब अमेंडमेंट्स लेके आया हूँ। सर स्लम सेल के लिए ना बजट से पहले अगर आप कभी भी स्लम सेल करते थे, तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी पड़ती है 3 साल की। अगर 3 साल से ज़्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म हो जाता था। लेकिन बजट के बाद यही सर पीरियड 2 साल का हो गया। सर उस पे आपको लॉन्ग टर्म 2 साल से ज़्यादा होल्डिंग में देखना है और उससे ज़्यादा आपका उससे कम होल्ड कर दो तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। यानी सर अगर आप बजट से पहले बेचो, कई बार पॉसिबल है कि बजट से पहले बेचने में वो शॉर्ट टर्म हो जाए लेकिन बजट के बाद बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म हो जाए। क्योंकि सर पहले 3 साल से रखना था, अब आपको 2 ही साल रखना है।
इसके अलावा सर आपका कैपिटल गेन में और कहाँ-कहाँ अमेंडमेंट्स हैं? कैपिटल गेन में एक छोटा-सा अमेंडमेंट है सर, याद करो सेक्शन 50 डबल ए। सेक्शन 50 डबल ए क्या बात करता था? सेक्शन 50 डबल ए बोलता था मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स के बारे में। तो अगर कभी भी आप मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स बेच रहे हो या फिर सर आप क्या बेचते हो? सर कोई स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, याद आ रहा है सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जिसमें सर 35% ओनली इक्विटी शेयर्स होते थे या मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स जो डिपेंड करते थे किसी इंडेक्स के ऊपर, किसी मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी अर्निंग इन टाइप ऑफ एसेट क्लास में होती है, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स में या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में कोई भी इनकम होती है ना, सर वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था। हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था। सर उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता था। सर इसी चीज़ में, इसी लिस्ट में अपने को एक चीज़ और ऐड की है इस फाइनेंस एक्ट में। इस फाइनेंस एक्ट ने क्या बोला? सर कहता है कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है। सर अनलिस्टेड बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है जो कि सर रिडीम हो रहे हैं या बेचे जा रहे हैं आफ्टर बजट, आफ्टर 23/7/2024 बजट के बाद अगर आप कभी भी उसको बेच रहे हो या रिडीम कर रहे हो ना, अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, सर उसपे भी आपको कोई जो कैपिटल गेन होगा हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। कैपिटल गेन जो भी होगा ना हमेशा शॉर्ट टर्म होने वाला है एंड सर उसमें ध्यान देना पड़ेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट वैसे भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलने वाला। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में वैसे भी अपने को नहीं मिलता था, अभी भी यहाँ पे बेनिफिट इंडेक्सेशन का नहीं मिलने। सर सेक्शन 50 डबल ए में ये नया एडिशन आया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी बुक में नोट कर लेना एंड इसको आपको याद करके चलना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? अनलिस्टेड डिबेंचर्स बॉन्ड्स अगर आप बजट के बाद रिडीम कर रहे हो ना, तो फिर वो कभी भी कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही होने वाला है, कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होने वाला। ध्यान देना सर अनलिस्टेड मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है वो वाले। के अलावा सर और क्या-क्या अमेंडमेंट कैपिटल गेन वाले में आए हैं? सर कैपिटल गेन वाले में एक है टैक्स रेट में कैपिटल गेन में चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट जिसका इम्पैक्ट ना बहुत सारे चैप्टर्स में जाता है। सबसे पहला सर 112 ए की अगर मैं बात करूँ, सर 112 ए में क्या आया? पहले सर आपने पढ़ा हुआ था सर 1 लाख के ऊपर अगर कोई भी कैपिटल गेन होता था ना, 1 लाख के ऊपर अगर कोई भी 112 ए वाला कैपिटल गेन होता था, 10% से टैक्सेबल हो जाता था। तो ध्यान देना इस 1 लाख वाली लिमिट को उन्होंने क्या कर दिया? सर 1,25,000 कर दिया। अब सर 1,25,000 के ऊपर जो कैपिटल गेन होगा ना, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन सर किस रेट से होगा सुनना, सर उसके लिए कहता है अगर 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने बेचा हुआ है ना पहले, तो सर 10% से जाएगा ओवर एंड अबव 1.25 लाख। और सर अगर बाद में बेचा हुआ है, आफ्टर में बेचा हुआ है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर 12.5% हो जाएगा आफ्टर में। यानी सर आपके लिए 1 लाख वाली लिमिट साल भर के लिए बढ़ा के उन्होंने 1.25 लाख कर दी। लेकिन ध्यान देना जो अपना टैक्स रेट है ना, पहले सर 10% होता था, बजट से पहले 10% लगता था और सर बजट के बाद उसको कर दिया गया सीधे-सीधे 12.5% कर दिया। लिमिट साल भर के लिए एप्लीकेबल है, यानी सर अगर आप बजट से पहले भी बेचते हो, तो भी आपको लिमिट 1.25 लाख की देखनी है। और सर उसपे देखना है कि क्या बजट से पहले बेचा है, बजट से पहले बेचा है, लिमिट एक्सीड हो गई तो सीधे 10% लगा दो, बजट के बाद बेचा है, लिमिट एक्सीड हो गई 12.5% लगा दो। सर कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई बात नहीं, जब इसके क्वेश्चन आंसर करोगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी टेक्निकैलिटी नहीं है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लोगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। सर उसके अलावा ट्रिपल वन में क्या चेंजेस हुए हैं सर? पहले क्या होता था ट्रिपल वन ए का जो एसटीसीजी होता था ना, सर कौन-सा अनलिस्टेड अगर लिस्टेड शेयर्स में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते थे तो 15% से टैक्सेबल होता था, फ्लैट 15% से टैक्सेबल होता था। इस फ्लैट 15% को बढ़ा के इन्होंने कर दिया सिंपल 20% कर दिया। सिंपल 20% कर दिया, लेकिन ध्यान देना दोस्त इसमें भी वही बात है, अगर आपने सेल कर रखी है बजट से पहले 23 जुलाई 2024 से पहले सेल कर रखा है तो उस केस में कितना हो जाएगा सर 15% ही रहेगा, लेकिन सर आफ्टर किया है ना तो उस केस पे 20% हो जाता है। यानी बजट की डेट इस कैपिटल गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर कैपिटल गेन का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, आप पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग की बजट से पहले और बजट के बाद की कंपेयर करोगे। या बजट से पहले वाली पीरियड ऑफ होल्डिंग जो मैच कर रही थी उसके अकॉर्डिंग वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, फिर उस हिसाब से आप टैक्स रेट पकड़ोगे कि बजट के पहले का टैक्स रेट क्या था और बजट के बाद का टैक्स रेट क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 112 सेक्शन 100 टू 112 की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं चाहता हूँ एक बार अगर चाहिए आपको तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। ध्यान से देखना। सर पहले क्या होता था इंडिविजुअल एचयूएफ इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई भी पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर देते थे बजट से पहले तो 20% टैक्सेबल हो जाता था। सर इसको 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 क्या कर दिया बढ़ा इसको इसको घटा के 12.5% कर दिया इन्होंने। बजट से पहले इनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। नॉर्मली जिन एसेट से इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, उन सभी एसेट से इंडेक्सेशन उन्होंने हटा दिया। इंडेक्सेशन हटा दिया। ध्यान देना सर इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में अभी भी इंडेक्सेशन रखा हुआ है। अगर पहले खरीद रखा था आपने प्रॉपर्टी और बाद में बेच रहे हो, बजट से पहले खरीदा, बजट के बाद में बेच रहे हो, तो फिर आपको बेनिफिट दिया हुआ है कि या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भर दो या 20% विथ इंडेक्सेशन भर दो। ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ को बेनिफिट दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पहले 20% टैक्स भर देते थे 112 में, अब सर उसको कर दिया 12.5%। पहले इंडेक्सेशन मिलता था, अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सिंपल फंडा इतना है।
बस इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इंडिविजुअल एचयूएफ को एक बेनिफिट दिया हुआ है कि आप 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो वो वाला आप भर लो। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ये वाला चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर बाकी कोई भी रेसिडेंट एसएससी के लिए क्या चेंज हुआ? पहले 20% विद इंडेक्सेशन मिलता था, अब 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन मिलने वाला है। सर पहले नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए क्या होता था? नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए सुनना ध्यान से। सर कभी भी अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी अगर अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करती थी पहले, अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करती थी, तो फिर उस केस में पहले 10% विदाउट इंडेक्सेशन मिलता था। अब उसको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कर दिया। एंड सर अगर उसके पास अदर एलटीसीज़ होता था, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का अदर एलटीसीज़ होता था ना, तो सर वो पहले 20% विद इंडेक्सेशन होता था, अब 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कर दिया। फिर उसके अलावा सर पहले क्या होता है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में अगर आपको याद हो सर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में ना आपके पास एक ऑप्शन होता था। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो कि लिस्टेड होते थे ना, जो लिस्टेड डिबेंचर्स बॉन्ड्स होते थे, उसमें ऑप्शन होता था कि आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन भर दो या 20% विद इंडेक्सेशन भर दो। इन सबको स्क्रैप करके उन्होंने कहा फ्लैट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन हम देने वाले हैं। यानी बजट से पहले जो आपको बनना था वो तो आपको याद रखना है। बजट के बाद आंखें बंद सिर्फ और सिर्फ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, कुछ भी नहीं ध्यान रखना। अगर बजट के बाद सेल हो रहा है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन फ्लैट। ध्यान क्या रखना है इसमें, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एक एडिशनल पॉइंट इन्होंने लेके आ गए कि इंडिविजुअल एचएफ अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं बजट के बाद, तो आपके पास बेनिफिट है या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भर दो या 20% विद इंडेक्सेशन भर दो। इतना सा कैपिटल गेन में चेंजेस है, इसके अलावा आपको कोई भी चेंज पूरे कैपिटल गेन में नहीं मिलेंगे। चाहिए तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना। सर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये एक फॉर्मूला मैंने बना रखा है, इसके चक्कर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे डेट ऑफ सेल, किस दिन एसेट सेल हो रहा है, जिस दिन एसेट सेल हो रहा है, क्या बजट के पहले सेल हो रहा है कि बजट के बाद सेल हो रहा है। तो जैसे ही बजट के पहले और आपने बाद में डिसाइड कर लिया सर पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो कि क्या बजट के पहले वाला जो प्रोविजंस लगते थे पीरियड ऑफ होल्डिंग वाले, उसके इस बेसिस पे लॉन्ग टर्म हो रहा है कि शॉर्ट टर्म हो रहा है। फिर देखो क्या बजट के बाद सेल हो रहा है, बजट के बाद जो प्रोविजंस लगते हैं उसके बेसिस पे देखो लॉन्ग टर्म हो रहा है कि शॉर्ट टर्म हो रहा है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना कि कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, आप डिसाइड करो सर क्या लॉन्ग टर्म 112 ए वाला, 112 वाला, 111 ए वाला कौन सा वाला लग रहा है। फिर देखो जो भी सर बजट के पहले वाला या बाद वाला जो भी डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो उस रेट से टैक्स लगा दो। इस फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही सॉल्व होंगे, ना किसी दिक्कत के। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाओ। कैपिटल गेन के सारे डाउट क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछो, आई एम देयर टू रिप्लाई। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए सो वी आर स्टार्टिंग आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच 5 दिसंबर, सुबह को 7:15 से लेके 10:30 तक, सवा 3 घंटे में आपसे टाइम मांग रहा हूँ। उसमें 15 मिनट तो ब्रेक का ही जाएगा, 3 घंटे मैं आपसे मांग रहा हूँ प्रॉपर फॉर 40 डेज, 120 घंटे चाह रहा हूँ आपसे ताकि हम पूरे बैच को ढंग से डील कर सकें। conceptual clarity with important question, with all the questions important क्या I will be solving 90% of the questions in class itself। तो फिर आप उस बैच में भी इनरोल कर सकते हो अगर आपको जरूरत लग रही है तो। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस वीडियो के थ्रू भी आप ढंग से कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या चेंज है सुनना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर आपको याद हो सर डीम्ड डिविडेंड होता था, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए से लेके ई तक होता था। जहाँ पे सर आप डीम्ड डिविडेंड मानते थे अगर कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर सर कोई भी बायबैक कर रहे हो या फिर सर बायबैक नहीं सर कोई भी लिक्विडेशन पे एसेट रिड्यूस देते थे या फिर सर कोई भी आप लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी कंपनी, तो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहता था ना उतने को हम डीम्ड डिविडेंड मान लेते थे, इतना हमने पढ़ा हुआ है। फिर इसमें विद फाइनेंस एक्ट में एक चेंज है, सेक्शन 222 एफ ऐड किया गया। उससे बोला गया अगर कंपनी कभी भी बायबैक कर रही है, अगर कंपनी बायबैक कर रही है ना, तो बायबैक करते टाइम जितना भी पैसा सामने वाले को मिल रहा है ना, वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। अभी क्या होता था कंपनी को पहले टैक्स भरना पड़ता 20 प्लस 12 प्लस 4% के हिसाब से टैक्स कंपनी को भरना पड़ता था। सर उसको चेंज करके सरकार ने बोल दिया कि अब सामने वाले के हाथ में जितना पैसा मिल रहा है ना, पूरा-पूरा डीम्ड डिविडेंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर इस टॉपिक के बारे में आगे वाला डिस्कशन 10 मिनट बात करूँगा जब मैं बायबैक वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा। अभी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ के बाकी टॉपिक्स देख लो। कोई और अमेंडमेंट है क्या? सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में एक और अमेंडमेंट है पहले। अदर सोर्सेज़ में एक और अमेंडमेंट है। सर याद है फैमिली पेंशन करके एक टॉपिक हुआ करता था। फैमिली पेंशन में सेक्शन 57 में एक डिडक्शन मिलता था। तो अगर किसी भी पर्सन को सर अगर फैमिली पेंशन मिल रही है, तो सर कितना फैमिली पेंशन मिलती है? सर 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड, 1/3 ऑफ पेंशन और सर 25,000 रुपए और 15,000 रुपीज़ पर एनम व्हिचएवर इज़ लोअर का पेंशन पे डिडक्शन मिलता था। याद आ रहा है सर? 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 पर एनम इतने का डिडक्शन मिलता। इसमें चेंज किया सरकार ने बोला
अगर आप हो 115 बीएसी वाले, 115 बीएसी में टैक्स भर रहे हो, तो इस 15,000 को चेंज करके इन्होंने कर दिया सीधे-सीधे 25,000। अगर आप 115 बीएसी में ऑप्ट कर रहे हो ना, तो फिर आपके लिए बच जाएगा 115 बीएसी का 15,000 ना होके 25,000 बच जाएगा। आपके लिए एग्जेम्पशन अमाउंट या जितना भी डिडक्शन है अमाउंट इतना बन जाएगा। सेक्शन 57 में एक चेंज किया, 58 में क्या चेंज किया सुनना। सेक्शन 57 क्या होता था? सर याद करो कुछ खर्चे अलाउ होते थे। आईएफओएस की इनकम कमाते थे ना उसके लिए कुछ खर्चे अलाउ होते थे। जैसे डिविडेंड कमाने के लिए अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो 20% ऑफ द डिविडेंड आपको मिल जाता था। और सर कोई भी खर्चे जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल होते थे ना उसको कमाने के लिए जो भी खर्चा बियर करते थे, सर उन खर्चों का डिडक्शन आपको मिल जाता था। सर इसमें एक अमेंडमेंट लेके आए। ध्यान देना सर अगर कभी भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड इनकम कमाने के लिए, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड इनकम कमाने के लिए तो जितना भी खर्चा होता है सर 20% ऑफ द डिविडेंड अलाउ हो जाता है। फिर इसमें अमेंडमेंट किया कि वैसे तो हम 20% ऑफ द डिविडेंड के बराबर खर्चा दे देंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम कभी भी सेक्शन 222 एफ वाली इनकम है, यानी सर अगर आपकी बायबैक की इनकम है ना बायबैक का डीम्ड बायबैक के नाम से अगर आपकी इनकम आ रही है डीम्ड डिविडेंड वाली, तो इस केस में ना हम कोई भी 20% वाला खर्चा बायबैक वाली इनकम के लिए नहीं करने वाले। बाकी कोई भी डीम्ड डिविडेंड पे आप डिडक्शन लो ना 20% वाला। कोई भी डीम्ड डिविडेंड पे लो लो सर एसेट मिल रहा है, एसेट पे 20% ऑफ द डिविडेंड कम ले सकते हो अगर इंटरेस्ट पे किया है तो। लेकिन बायबैक के लिए हम कोई भी ना डीम्ड डिविडेंड पे खर्चा नहीं देने वाले आपको 20%। सेक्शन ध्यान देना सर कोई भी और खर्चा सेक्शन 58 में भी अमेंडमेंट किया इन्होंने का कोई भी बायबैक की इनकम के लिए हम कोई भी अदर सोर्सेज में डिडक्शन अलाउ नहीं करने वाले किसी भी तरीके का अलाउ नहीं करने वाले ये बायबैक का अमेंडमेंट है। सर पीजीबीपी में क्या चेंजेस है पीजीबीपी में दो तीन मेजर चेंजेस है ध्यान से सुन। सर अगर कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर तो रियल एस्टेट डेवलपर अगर कभी भी लेट आउट करता है अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है अपनी प्रॉपर्टी को सर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेट आउट कर रहा है ना तो जो भी इनकम होती थी वो पीजीबीपी में जाती थी। सर अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है ना तो पहले ये पीजीबीपी में डाल देते थे वो लोग पहले पीजीबीपी में डाल देते थे। सरकार ने अमेंडमेंट करके पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन को बदला। कहा कि अगर कभी भी कोई भी सर जिसका बिजनेस रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेट आउट करने का है और सर वो अपनी कमर्शियल नहीं रेसिडेंशियल बिल्डिंग को लेट आउट कर रहा है सर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट कर रहा है तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इसको आप पीजीपीपी में नहीं लेके जा सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ सर एक रियल एस्टेट वाला पर्सन अगर कोई भी अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अगर सर लेट आउट कर रहा है ना तो पीजीपीपी में कभी नहीं जाने वाला वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो अगर रियल एस्टेट वाला नहीं है कोई और लेट आउट कर रहा है तो वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी में जाता था। लेकिन अगर रियल एस्टेट वाला इसका बिज़नेस है, जिसके लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, सर अगर वो लेट आउट कर रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, तो वो पीजीपीपी में ना जाके अब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इसका आपको ध्यान देके चलना है। इसके अलावा और क्या चेंजेस है इसके अलावा और क्या चेंजेस है? छोटे-मोटे से चेंजेस है, पीजीपीपी में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस है ही नहीं। सर एक जगह हमने पढ़ा हुआ है, सर सेक्शन नंबर 36 में। सर याद है कभी भी अगर एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता था किसके लिए सर पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूट करता था। तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन कितना मिलता था सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के बराबर मिलता था। यहाँ पर सर मिलता था 10% ऑफ सैलरी 10% ऑफ सैलरी और सैलरी में क्या-क्या आता था सर बेसिक सैलरी प्लस सर डियरनेस अलाउंस जो होता था इन रिटायरमेंट टर्म्स वाला तो 10% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाता था। इसमें सर प्रोविजन चेंज करके 10% को कर दिया सरकार ने 14%। सरकार ने कर दिया 14%। सर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में चेंज हो जाता है कि सरकार ने कितना किया, एम्प्लॉयर ने कितना किया। आपको ध्यान देना है सर मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट कितनी हो गई है, अब इसमें 14% हो चुकी है। सर एम्प्लॉयी किस रेजीम में टैक्स भर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयर को। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आपको मान के चलना है। एम्प्लॉयी किसी भी रेजीम में टैक्स भर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ये ध्यान देके चलना है कि 14% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा पीजीबीपी की और बात करूँ पीजीबीपी में क्या और कोई चेंजेस है? यस सर एक छोटा चेंज है। तो सेक्शन 37 के जो जनरल डिडक्शंस की लिस्ट होती है ना सेक्शन 37 क्या बात करता था कुछ जनरल डिडक्शन मिल जाते हैं किसी को। जनरल डिडक्शन एज़ इन सर अगर कोई खर्चा बिज़नेस के लिए है, कोई खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं है और कोई खर्चा लीगल है तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। उसमें कुछ लिस्ट प्रिस्क्राइब कर रखी है कि कौन-कौन से खर्चे आपको अलाउ होते हैं सेक्शन 37। इसमें बोला गया सेक्शन नंबर 37 में एक ऐड किया गया। अगर आप कोई भी पैसा ना किसी भी पेनल्टी को, किसी भी प्रोसीडिंग्स को सेटल करने के लिए बेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ किसी दूसरे लॉ में फॉर एग्जांपल फेमा में कोई प्रोसीडिंग्स चालू हुई। प्रोसीडिंग्स चालू होने के कारण आपने कुछ पैसा दिया उसको सेटल करने के लिए, लीगली पैसा दिया, इल्लीगली नहीं, लीगली अगर पैसा दिया, तो सर कहता है अगर वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ के अकॉर्डिंग आपकी प्रोसीडिंग्स चालू हुई थी ना, यानी कानून तोड़ने के कारण आपको कोई प्रोसीडिंग्स चालू हुई ना, और उसको चुकती करने के लिए अगर आप पैसे दे रहे हो ना, तब उसको पेनल्टी के नेचर का मान लेंगे और उसको डिसअलाउ कर देंगे। यानी सर फेमा में अगर आपने कोई ब्रीच किया कोई लॉ का
और सर उसके अगेंस्ट में आपकी प्रोसीडिंग चालू हो गई, तो प्रोसीडिंग सेटल करने के लिए जो आप पैसे दे रहे हो ना, वो एक डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होगा। पहले भी डिसअलाउ ही करते थे नॉर्मली, लेकिन अब क्या कर दिया उसने स्पेसिफिकली नोटिफाई कर दिया इस पॉइंट को। इसके अलावा पीजीपीपी में आई डोंट थिंक कोई और चेंज है यहाँ पे। तो पीजीपीपी इज डन। आईसीडीएस में आपके कोई भी चेंजेस नहीं है। आईसीडीएस के अलावा सर एक सेट ऑफ वाले पोर्शन में ना एक छोटा सा चेंज है। चेंज एज लास्ट ईयर तक भी चेंज था, लेकिन इस साल थोड़ा ज्यादा हमने ध्यान देके इसको इनकॉर्पोरेट किया है बुक में। सर अगर कभी भी ना आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें सर अगर आपको लॉस आ रहा है, तो लॉस कब कब पॉसिबल है? सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे लॉस पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ, और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में पॉसिबल है। ध्यान से सुनना सर, वापस वापस वापस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर लॉस आ रहा है। सर लॉस के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्या आप लॉस 115 बीएससी में ऑप्ट कर रहे हो, 115 बीएससी में ऑप्ट कर रहे हो या नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर 115 बीएससी में आप नहीं ऑप्ट कर रहे हो ना, 115 बीएससी में आप नहीं ऑप्ट कर रहे, तो आपके पास सर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, और सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी अमाउंट हो सकता है, एनी अमाउंट, और सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मैक्सिमम लॉस 2 लाख रुपीस हो सकता है। सर ओल्ड रेजिम में तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये कहीं भी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का ही लॉस सेट ऑफ हो सकता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सर 115 बीएससी में आप ऑप्ट नहीं करते थे तो। लेकिन सर अगर 115 बीएससी में ऑप्ट कर देते थे, तो याद रखना सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस मिलता ही नहीं अपने को, क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को अलाउ ही नहीं होता 115 बीएससी में। सर लेकिन यही अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में अपने को कोई लॉस हो रहा है ना, तो लॉस अपने को ना सेट ऑफ करने मिलता नहीं था किसी दूसरे हेड से, अदर हेड से अपने को सेट ऑफ करने नहीं मिलता था। सर एक सवाल आता था इसमें, क्या इसको कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाता है? राइट आंसर इज कैरी फॉरवर्ड भी इसको आप नहीं कर सकते, इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने दिया जाता आपको। ऐसा हमने यहाँ पे लास्ट ईयर तक थोड़ा कुछ और पढ़ते थे, इस बार इसको चेंज कर दिया ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। इसके अलावा सेट ऑफ में कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। सर डिडक्शंस वाले चैप्टर में, सर डिडक्शन में भी कोई चेंज है क्या? डिडक्शन वाले में चेंज है। अगर आपको याद हो सर सेक्शन 80 सीसीडी 2, सेक्शन 80 सीसीडी 2, सर अगर कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर, अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपके लिए पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन करता है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपके लिए पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन करता है, तो अभी-अभी हमने पढ़ा सर एम्प्लॉयर को 10% ना होके सर 14% का खर्चा अलाउ हो जाता है, 14% ऑफ द सैलरी। वैसा ही एम्प्लॉयी के लिए भी उन्होंने किया, वैसा भी एम्प्लॉयी के लिए उन्होंने किया कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपकी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है ना, पहले तो आपके हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा, फिर सेक्शन 80 सीसीडी 2 में आपको उसका डिडक्शन दे देंगे। डिडक्शन कितना देंगे वो इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो ना, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो ना, जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कर रखा है उतना, या फिर 14% ऑफ द सैलरी व्हिचएवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे देंगे। लेकिन सर अगर आप 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर रहे हो ना, तो ध्यान देना सर उस केस में 10% ऑफ 14% ऑफ द सैलरी व्हिचएवर इज लोअर, और सर कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लोअर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे सर, 10% फॉर नॉर्मल एम्प्लॉइज है, और सिर्फ 14% है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए है। यानी सर अगर ओल्ड रेजिम में आप टैक्स भर रहे हो ना, और आप 180 सीसीडी का डिडक्शन लेना चाहते हो, 80 सीसीडी 2 का डिडक्शन लेना चाहते हो, तो आपके लिए सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 10% ऑफ द सैलरी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में क्या हो जाएगा सर, यही 14% ऑफ द सैलरी हो जाएगा, एंड सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आपका बच जाए। चाहो तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, देखो तुम्हारे लिए ना मैंने बुक सिंप्लीफाई कर रखी है, तुमको पढ़ने में आसानी हो, तुमको इसको पढ़ने में कंफर्ट आए। इसलिए मैंने एक-एक चीज़ को ना चार्ट में, टेबल में बनाने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। सर एक छोटा-सा और चेंज है, आई बिलीव ये लास्ट ईयर ही चेंज आ गया था, लेकिन आपके लिए बुक में शायद एप्लीकेबल नहीं था। सर अगर कभी भी 80 एलए में कोई भी यूनिट है, जो कि आईएफएससी में ऑपरेट कर रही है, पहले क्या होता था सर, पहले 5 साल के लिए 100% डिडक्शन मिलता था। पहले 5 साल के लिए 100% डिडक्शन मिलता था। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सर पहले 50% मिलता था, लेकिन इसको चेंज करके ये बोल दिया गया कि अगर कोई आईएफएससी की यूनिट है ना, तो उसके नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी 100% ही डिडक्शन मिलेगा। पहले 50% मिलता था, मतलब पहले 5 साल के लिए 100% मिलता था, बाद के नेक्स्ट 5 इयर्स में पहले 50% मिलता था। अब उसको चेंज करके नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी 100% कर दिया गया है डिडक्शन। बेसिक सा चेंज था, कुछ ज़्यादा इसमें अब नहीं था। डिडक्शंस वाले चैप्टर में इतने ही चेंजेस थे। फिर उसके अलावा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़, इसमें थोड़ा-सा ध्यान देना। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फर्म टैक्सेशन में। अगर कभी भी किसी फर्म के टैक्सेशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ध्यान देना सर, फर्म के टैक्सेशन में टैक्स रेट तो अपनी सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुई टैक्स रेट में। सर अगर कभी भी फर्म को टैक्स, अगर कभी भी एलटीसीजी हो रहा है, एलटीसीजी, एसटीसीजी हो रहा है, तो अपना जो कैपिटल गेन का टैक्स रेट है ना, वो यहाँ पे भी लग जाएगा। यानी सर अगर फर्म को 112 ए वाला टैक्स रेट होता है ना, कोई भी 112 ए वाली इनकम होती है ना, बजट से पहले तो 20% ले लेंगे, बजट के बाद उसको 12.5% कर देंगे। सर यही अगर 112 ए की इनकम हो रही है, तो ध्यान देना सर, बजट से पहले डेढ़ सवा लाख के ऊपर की इनकम पे 10% टैक्स लगाएँगे, और बजट के बाद सवा लाख के ऊपर की इनकम पे कितना? सर 12.5% लगा देंगे।
और सर 111 ए जो अपने जो लिस्टेड शेयर्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था, बजट से पहले 15% और बजट के बाद सीधे-सीधे 20% कर दिया। ये इंपॉर्टेंट टैक्स रेट में चेंज है। आपके पास अगर लिखा हुआ है तो इसको नोट करते चलना। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दोस्त, वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। सर अब ना रेम्यूनरेशन की लिमिट बदली है। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना चाह रहा है ना, तो उसमें चेंज आया है। सर क्या चेंज आया है समझना। सर पहले क्या होता था सर अब अगर बुक प्रॉफिट ना अप टू 3 लाख रुपए का होता था, तो सर कैसे करते थे? कैसे करते थे सर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और सर 1.5 लाख रुपए व्हिचएवर इज़ हायर लेते थे और सर बैलेंस बुक प्रॉफिट पे सर ओवर एंड अबव 3 लाख जितना भी सर ओवर एंड अबव 3 लाख का बुक प्रॉफिट था, उस पे 60% लेते थे। सर इसमें क्या चेंज कर दिया इन्होंने? इन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया सर, इसको इसको पूरा ही चेंज कर दिया। एक बार यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ ये समझो। सर कहते हैं आप पहले के 6 लाख के बुक प्रॉफिट में ना 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे ना सर 90% लेंगे या 3 लाख रुपए व्हिचएवर इज़ हायर ले लेंगे और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है ना, सर उस पे क्या करेंगे सर 60% ले लेंगे। यानी सर अगर पहले क्या होता था पहले पहले अगर 9 लाख का प्रॉफिट होता था 9 लाख का प्रॉफिट होता था। तो 9 लाख के प्रॉफिट में क्या होता था सर पहले 3 लाख के प्रॉफिट में सर 90% व्हिच इज़ इक्वल टू 2.7 लाख और सर 1.5 लाख रुपए व्हिचएवर इज़ हायर लेते थे। और सर बैलेंस बचा हुआ कितना 6 लाख पे हम 6 लाख 60% ले लेते थे यानी 3.6 लाख ले लेते थे। यानी हमारा टोटल डिडक्शन किसके बराबर आ जाता? टोटल डिडक्शन आ जाता हमारा 6.3 लाख के बराबर आ जाता। अब कैसे इसको चेंज कर दिया सुनो 9 लाख पे अब इन्होंने चेंज किया कैसे? तो 3 लाख पे उन्होंने कितना कर दिया 3 लाख पे पहले 6 लाख पे कितना कर दिया 90% कर दिया यानी सर 5.4 लाख तो यही मिल गया आपको और बैलेंस 3 लाख पे उन्होंने कितना कर दिया सर बैलेंस 3 लाख पे 60% कर दिया यानी सर ये हो गया अपना 1.8 लाख अगर मैं टोटल निकालूं अब डिडक्शन कितना मिलेगा अब 7.2 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा ऐसा छोटा सा चेंज किया उन्होंने तो जो 3 लाख वाली लिमिट है उसको बढ़ा दिया 6 लाख कर दिया और जो पहले मिनिमम 1.5 लाख का आपको मिलता ही था रेम्यूनरेशन अलाउड उसको 3 लाख कर दिया बेसिक सा चेंज है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि अगर आपको वो चीज़ चेंज करना है तो उसको चेंज करने के बाद आप कंप्लीट करो अपनी बुक को। पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज नहीं है। सर उसके अलावा एओपी में एक छोटा-सा चेंज है सर एओपी के केस में। याद आ रहा है एओपी के केस में अपने पास 2 टाइप की एओपी हुआ करती थी। एक होती थी एओपी जिसमें मेंबर्स का शेयर नोन होता था और दूसरा होता था सर एओपी जिसमें मेंबर्स का शेयर नोन नहीं होता था। ठीक है? उसमें हमने एक प्रोविज़न पढ़ा हुआ था अगर मेंबर्स का शेयर नोन नहीं है, अगर मेंबर्स का शेयर नोन नहीं है, तो उस केस में क्या होता था सर, अगर मेंबर्स का शेयर नोन नहीं होता था और कोई एक ऐसा मेंबर था जिसकी इनकम एमएमआर से भी ज़्यादा रेट से टैक्सेबल होती थी। अगर कोई मेंबर का शेयर नोन नहीं है और उसकी इनकम एमएमआर से ज़्यादा टैक्सेबल होती है, तो सर उस केस में क्या होता है, सारी की सारी एओपी के सारे मेंबर्स की इनकम सर ग्रेटर देन एमएमआर से टैक्सेबल हो जाती है, जिससे उस फॉरेन कंपनी की रेट होती है, उस रेट से टैक्सेबल हो जाती है पूरी की पूरी इनकम। क्या बोल रहा हूँ? एओपी है, शेयर नॉट नोन है, शेयर नॉट नोन है। तो सर क्या होता था? सर अगर कोई एनी पर्सन इनकम टैक्सेबल ग्रेटर देन एमएमआर है, सर पूरी की पूरी एओपी की इनकम इज़ ग्रेटर देन एमएमआर वाले रेट से टैक्सेबल हो जाती थी। यानी जैसे फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर 40% पहले टैक्स लगता था, 5% सरचार्ज लगता था, 4% एजुकेशन सेस लगता था। तो उसकी इनकम ना एमएमआर से ज़्यादा टैक्सेबल हो जाती थी। सर उसी में क्या चेंज आया? अब सर फॉरेन कंपनी के लिए रेट 35% हो गया है। सर इस प्रोविज़न की वैल्यू खत्म हो गई है। इस प्रोविज़न की वैल्यू ही खत्म हो गई है क्योंकि सर एमएमआर से ज़्यादा टैक्स लग ही नहीं सकता ना क्योंकि फॉरेन कंपनी के लिए भी टैक्स रेट कम ही हो गया। फॉरेन कंपनी के लिए भी एमएमआर से टैक्स रेट कम हो गया है। तो इस केस में इस प्रोविज़न की एप्लीकेबिलिटी ही खत्म हो गई। ये प्रोविज़न अगर आपको मिलता है तो आप परेशान नहीं होने वाले हैं। मैट में कोई चेंज नहीं है, एएमटी में आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला। अब आएगा बायबैक, थोड़ा बायबैक के लिए समझना, थोड़ा बायबैक के लिए ध्यान देना। सर बायबैक पहले क्या चलता था, बाद में क्या चलता है, इसके बारे में 2 मिनट फोकस ढंग से देना। सर बायबैक बजट से पहले नहीं सर 30th सितंबर 2024 से पहले, यहाँ बजट की डेट को नहीं पकड़ा उसने। 30th सितंबर से पहले को पकड़ा और 30th सितंबर के बाद को पकड़ा है। सर कहता था अगर बजट से पहले या 30th सितंबर से पहले अगर बायबैक कोई कंपनी लेके आती थी, फॉरेन कंपनी बायबैक लेके आती थी, तो क्या होता था सर कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती थी और शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या होता था कैपिटल गेन लगता था। हमने पढ़ा हुआ है सर शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लग जाता था। कैपिटल गेन कैसे लगता था सर जितना भी उनको सर फुल कंसिडरेशन मिल रही है वो, जितना पैसा शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वो, माइनस करते थे जितना भी सर बायबैक प्राइस है वो, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माइनस कर देते थे। जो भी कैपिटल गेन आता था वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर होल्डर के हाथ में लगता था अगर कभी फॉरेन कंपनी बायबैक कर रही है तो। सर यही डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती थी, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो जाता था पहले और सर कंपनी के हाथ में टैक्स लगता था कैसे? कंपनी के हाथ में सर 20 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 4% पे टैक्स लग जाता था। सर टैक्स किस पे लगता था? सर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे लगता था।
यानी सर अगर रिलायंस जैसी कंपनी है सर जिसने ₹4000 में अगर बायबैक कर रही है प्राइस और सर इश्यू प्राइस कितना है रिलायंस का ₹2000 तो रिलायंस को ना इस बैलेंस ₹2000 अमाउंट पे सर 20 प्लस 12 प्लस 4% से टैक्स भरना पड़ता था। दिस वाज़ द प्रीवियस केस ऐसा पहले होता था डोमेस्टिक कंपनी केस में। सर इसमें मेन चर्चा होती थी इश्यू प्राइस कैसे निकालें? सर इश्यू प्राइस निकालने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ रखे थे। ये सब आपको बुक में आपकी बुक में मिल जाएगा। जिस भी फैकल्टी से पढ़े उस बुक में मिल जाएगा। सर इसके बाद क्या चेंज हुआ समझना, इसके बाद क्या चेंज हुआ? सर कोई भी कंपनी हो, सर डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, उन्होंने सब भेदभाव खत्म कर दिया। हाँ, जितना कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जितना कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली, कंपनी बिल्कुल चुप रहेगी, बिल्कुल चुप, कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली। यानी सर जो 20 प्लस 4 प्लस पा 12% वाला एडिशन था, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स था, वो खत्म। जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सर, वो पूरा का पूरा सामने वाले के हाथ में, सर आईएफओएस हेड में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा, 222 एफ में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी उसकी। ये भी ध्यान देना सर इसमें जो 20% वाला खर्चा होता था डीम्ड डिविडेंड के ऊपर सर वो भी नहीं मिलने वाला, कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं मिलने वाला। सर ये तो गड़बड़ हो गया अपने साथ, ये तो गड़बड़ हो गया। सर मैंने खरीदने के लिए कुछ तो पैसा दिया था ना। एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुमने कोई शेयर खरीदे और उस शेयर का बायबैक हो गया। तो जितना पैसा तुमको मिला वो सबका सब डीम्ड डिविडेंड बन गया। कुछ तो चेंज होना चाहिए ना तुम्हारे लिए, कुछ तो डायरेक्शन मिलना चाहिए ना। इसलिए सरकार कहती है तुम कैपिटल गेन निकालो, अपने हाथ में कैपिटल गेन निकालो। कैपिटल गेन क्या होगा? कैपिटल लॉस निकले। मैं कैसे बोलूँ समझना, एग्ज़ाम्पल समझना। सर राहुल के पास 1000 100 शेयर्स हैं रिलायंस के। उसने खरीदे कब? 1/4/2024 को खरीदे। ₹2000 के शेयर्स खरीदे उसने। यानी टोटल 2 लाख रुपए के टोटल शेयर खरीदे। 2000 पर शेयर का रेट है, 100 शेयर्स है। सर कंपनी ने बायबैक कर लिया सर 1/11/2024 को ₹2500 में। कंपनी के हाथ में नाजी, नाजी, नाजी कंपनी के हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर राहुल के हाथ में क्या होगा? जितना भी ₹2.5 लाख मिल रहा है ना ₹2500 पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स का जितना पैसा मिल रहा है, सब का सब आईएफओएस सेट में टैक्सेबल हो जाएगा। सर लेकिन राहुल के साथ तो गड़बड़ हो गई ना, राहुल ने ₹2 लाख पेमेंट भी तो किया हुआ है, उसका डिडक्शन मिलना चाहिए ना। इसलिए सरकार कहती है कैपिटल गेन निकालो तुम। कैपिटल गेन कैसा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानोगे? ऑलवेज़ निल मानोगे। तुम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को निल मानो और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमने पे किया था ना, वो माइनस कर दो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को तुम निल मानो और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जितना तुमने प्राइस पे किया हुआ था ना, उसको माइनस कर दो और सर जो कैपिटल लॉस आ रहा है ना, उसको आगे चल के तुम सेट ऑफ कर लेना कभी भी कैपिटल गेन से। जो कैपिटल लॉस आ रहा है ना, उसको आगे चल के सेट ऑफ कर लेना कैपिटल गेन से। लेकिन सर हम आईएफओएस में तो कोई डायरेक्शन नहीं देने वाले हैं आपको। क्या ये पॉइंट समझ में आया बायबैक वाला? बेसिक सा चेंज अगर आप डेप्थ में समझोगे तो कोई चेंज नहीं है। मतलब डेप्थ में समझोगे तो कोई मेजर चेंज नहीं है। अगला सर आ जाओ बिज़नेस ट्रस्ट वाले टॉपिक में। सर बिज़नेस ट्रस्ट में क्या चेंज आया? सर बिज़नेस ट्रस्ट में अगर आपको याद हो सर अगर बिज़नेस ट्रस्ट का कांसेप्ट याद आ रहा है थोड़ा-सा? इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। सर यूनिट होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस ट्रस्ट में, बिज़नेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करती है एसपीवी में। बिज़नेस ट्रस्ट की कौन-कौन सी इनकम पॉसिबल होती है? सर इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रही होती है इसको एसपीवी से। सर उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसको इनकम मिल सकती है और उसको अदर इनकम भी हो सकती है। सर इस अदर इनकम की टैक्सेबिलिटी अगर आपको याद हो ना, सर बिज़नेस ट्रस्ट को अगर दुनिया से कोई इनकम मिल रही है बिज़नेस ट्रस्ट को एसपीवी के अलावा दुनिया के किसी और जगह से इनकम मिल रही है। सर फॉर एग्ज़ाम्पल एलटीसीजी मिल रही है 112 तो पहले इससे 20% टैक्स लगता था सर इसको चेंज करके 12.5% कर दिया। सर एलटीसी एसटीसीजी 111 की इनकम होती थी। सर इस पे पहले 15% टैक्स लगता था अब इसको बढ़ा के 20% कर दिया और एमएमआर तो अपनी वैसी की वैसी अदर इनकम में एमएमआर में ही टैक्स लगता था। ये तो सर आपने पढ़ा हुआ है। जो कैपिटल गेन का है वही यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना सर पहले टैक्सेशन रेट्स में इन सब में फ़र्क समझना। सर बिज़नेस ट्रस्ट की यूनिट में मेजर चेंज आया है ध्यान देना मेजर चेंज आया बजट के कारण। पहले सर अगर बजट के पहले अगर आप बिज़नेस ट्रस्ट की यूनिट सर अगर 36 महीने के लिए होल्ड करते थे ना, तो वो लॉन्ग टर्म बनती थी और सर उसपे टैक्स रेट लगता था 10% ओवर एंड अबव 1.25 लाख रुपीज़। लेकिन सर अगर शॉर्ट टर्म होती थी तो 15% टैक्स लगता था। लेकिन सर अगर बजट के बाद उसको सेल कर रहे हो ना, तो बजट के बाद क्या हुआ था? हमने पढ़ा था ना कि सर बजट के बाद उसपे 1 साल वाली टाइम लिमिट आ गई। तो अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल की है ना, तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी अदरवाइज़ वो शॉर्ट टर्म बन जाती है। और सर अगर वो लॉन्ग टर्म बन गई ना, 12.5% पे उसपे टैक्स लगेगा ओवर एंड अबव 1.25 लाख रुपीज़ एंड सर अगर शॉर्ट टर्म है तो 20% लगेगा, नॉर्मल फ्लैट 20%। क्या ये बात समझ में आई? कि सर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहाँ पे चेंज हुआ है एंड सर टैक्स रेट भी चेंज हुआ है। पुराने केस में 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते थे, अब वाले बजट के बाद 1 साल की लेंगे। पहले सर टैक्स रेट कितना लगता था? अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% और लॉन्ग टर्म है तो ओवर एंड अबव 1.25 लाख 10% और सर अब कितना हो जाएगा? सर अब सीधे-सीधे 20% लगेगा शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख के ऊपर 12.5% लग जाएगा। चाहिए तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके चलो। इसका भी ये भी इम्पोर्टेंट केस है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट पे आ जाओ। चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है? एज़ सच कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर में भी। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आ जाओ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ना हमने 5-6 टाइप के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़े हुए थे।
पहला वाला सर अगर कभी भी कोई एक्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट जैसे पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड थी उसको नए वाले प्रोविजन में 12 एबी में रजिस्टर होना है, सर इस एक ये होता था। दूसरा सर कोई अगर ट्रस्ट सर फर्स्ट टाइम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रही है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ था 3 साल के लिए मिलता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, वो भी दूसरा टाइप का था। तीसरा हमने पढ़ा हुआ था सर अगर कोई ट्रस्ट ना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को सर फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवा रही है, सर उस केस में कितने टाइम में अप्लाई करना पड़ता था? हमने पढ़ा हुआ था कि सर अप्लाई करने की लिमिट कब की होती थी? सर अप्लाई करने की लिमिट जिस दिन एक्टिविटीज़ कमेंस करें ना अपनी ट्रस्ट, उससे 6 महीने के अंदर करवा लो या फिर सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 6 महीने पहले करवा लो। टाइम लिमिट कब तक आपको फाइनल के लिए अप्लाई करना पड़ता था? सर जिस दिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका खत्म हो रहा है उसके 6 महीने पहले करवा लो या फिर सर जिस दिन आपने एक्टिविटीज़ कमेंस करवा ली उसके 6 महीने के अंदर करवा लो, जो डेट पहले आ गई उसके अंदर आप अप्लाई कर लो। सर सामने वाला रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में देता था? सामने वाला रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में देता था? आपको देता था पहले सर 6 मंथ्स। पहले सामने वाला रजिस्ट्रेशन आपको देता है 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द एप्लीकेशन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ एप्लीकेशन। पहले ऐसे होता था 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन ऐसा आपको देता था। फिर अब इसको चेंज करके बोल दिया गया ना 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ बदल के इसको कर दिया क्वार्टर। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन व्हिच एप्लीकेशन मेड। पहले सर आपको जब भी आप अप्लाई करते थे ना उसके एंड ऑफ द मंथ से लेके 6 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। अब क्या कर दिया 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया कि जिस क्वार्टर में आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइनल फुलफिल किया जाएगा। सर ये सेम सेम चीज़ इन्होंने की प्रोविजनल टू फाइनल रजिस्ट्रेशन में। अगर आप प्रोविजनल से लेके फाइनल में जा रहे हो तो भी आपके लिए यही चेंज कर दिया इन्होंने। सर अगर आप रिन्यू करवाने जा रहे हो फॉर एग्जांपल अगर आप 12 एबी में रजिस्टर्ड हो, 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हो, अब वापस अपना रिन्यू करवाने जा रहे हो, तो रिन्यू करवाने के लिए सर आपको वापस एप्लीकेशन करनी पड़ती है एक्सपायरी से 6 महीने पहले। आपको कब तक अप्रूव किया जाएगा? फिर से 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया। फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया। सर अगर कोई ट्रस्ट ने कोई मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, कोई अगर मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, तो आपको कितने दिन में अप्लाई करना पड़ता है? सर 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। और सर आपको अप्रूवल कब तक मिलता है? पहले 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ मिलता था। एंड ऑफ मंथ मिलता था। अब इस मंथ को बदल के 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया है। 3 जगह पे मंथ के बदले क्वार्टर कर दिया। सर अगर कभी भी प्रोविजनल टू फाइनल करवा रहे हो तो या फिर सर अगर कोई भी 5 साल के बाद आप री-रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो या फिर सर अगर आपने मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं तो मॉडिफिकेशंस के बाद अगर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया। सर 1/10/2024 से क्या हुआ सर पहले क्या होता ट्रस्ट अप्लाई करने में डिले कर देती थी। डिले करने के बाद नुकसान क्या होता था सर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाता था वैलिड। अब सर क्या हुआ सर सीआईटी पीसीआईटी को एक पावर दिया गया कि अगर रीजनेबल कॉज़ ऑफ फेलियर है तो जो डिले है ना उसको कंडोन भी किया जा सकता है। छोटा-सा अमेंडमेंट लेस रेलेवेंट बट है। इसके अलावा ट्रस्ट टैक्सेशन में और कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े। आपका ट्रस्ट टैक्सेशन भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। सर अब बात आती है सर कौन-सा टीडीएस थीसिस इसमें थोड़े से चेंजेस है ध्यान से सुनना। सबसे पहला सा चेंज आया था सेक्शन नंबर 194 डी में 194 डी में नहीं 194 डी ए में क्या था सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी अगर मैच्योर होती थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती थी और सर मैच्योरिंग अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा का होता था, तो उस केस में सर मैच्योरिटी अगर 1010 डी में एग्जेम्प्ट नहीं है, तो उसपे टीडीएस कट के मिलता था। याद आ रहा है सर याद आ रहा है सर अगर मैच्योरिटी इज़ नॉट टैक्सेबल अगर सॉरी मैच्योरिटी इज़ नॉट exempt अगर exempt नहीं है, अगर मैच्योरिटी टैक्सेबल है, तो फिर उस केस में टीडीएस कटता था आपका। कितना टीडीएस कटता था? जितना भी सर मैच्योरिटी का अमाउंट है, माइनस जितना भी आपने प्रीमियम पे कर रखा था, सर इसका 5% आपको कटता था, 5% टीडीएस कटता था। सर इसमें चेंज किया सरकार ने बोला कि अगर 30/9/2024 से पहले आपकी मैच्योरिटी हो रही है, तो 5% टीडीएस कटेगा, अगर बाद में मैच्योरिटी हो रही है, तो 2% टीडीएस यानी सिंपल सा जहाँ-जहाँ 5% वाला टैक्स रेट था ना जहाँ-जहाँ 5% वाला टैक्स रेट था ना, इन सबको इन्होंने बदल के 2% कर दिया। जहाँ-जहाँ 5% था, एक जगह को छोड़ के जहाँ-जहाँ 5% का टैक्स रेट था, वहाँ इन्होंने 2% कर दिया है। के अलावा सर 194 जी में अगर कोई भी सर लॉटरी वाली कंपनी अपने कमीशन एजेंट्स को कमीशन दे रही है, तो सर 15,000 के ऊपर जितना भी पेमेंट करती थी कमीशन पे टी 15,000 के ऊपर अगर कभी भी कमीशन पेमेंट कर रही है, तो पूरे पे 5% टीडीएस काटना होता था। इसी को ही उन्होंने चेंज किया कि बद अगर 30/9/2024 से पहले अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो 5% टीडीएस काटना पड़ेगा, बाद में पेमेंट कर रहे हो, तो 2% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर अगर कभी भी आप ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहे हो, सर आप कौन हो? आप हाइजैकर वाले लोगों में आते हो और सर आप किसी रेज़िडेंट पर्सन को ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहे हो 15,000 से ज़्यादा का, तो पहले 5% इसमें भी टीडीएस काटते थे, लेकिन सर 30/9/2024 के बाद से आप इसमें 2% टीडीएस काटोगे। सर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे? आपको डेट में देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या डेट दे रखी है, किस तारीख को पेमेंट कर रहे हो आप, उस तारीख के हिसाब से आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर सर आपको कोई तारीख नहीं मेंशन की, तो आपको नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि सर नया प्रोविजन ही प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर में यही चलने वाला है।
इसलिए सर आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा नए प्रोविजंस को। एक और चेंज सेम चेंज 194 आईबी में। 194 आईबी क्या बोलता है सर, अगर कभी भी आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो 50,000 ज़्यादा का, और सर 194 आई में आप फॉल नहीं कर रहे, तो आपको 5% टीडीएस काटना पड़ता था पहले। तो वही सर 30/9/2024 तक तो आप 5% ही काटोगे, उसके बाद से अगर कभी पेमेंट करोगे तो सर 2% से टीडीएस काटने वाले हो आप। उसके अलावा सर और क्या चेंज हुआ? 194 एम में भी सेम चेंज हुआ। सर अगर आप कभी भी 194 सी में फॉल नहीं कर रहे, एच में फॉल नहीं कर रहे, जे में फॉल नहीं कर रहे, और सर अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का अगर सर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज़ का पेमेंट कर रहे हो या फिर ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहे हो, सर उस केस में पहले 5% टीडीएस काटते थे। अब सर सरकार ने बोला कि 30/9/2024 तक तो 5% काटो, उसके बाद सर सीधे-सीधे 2% ही काटना टीडीएस, ऐसा उन्होंने कह दिया। सर इसके अलावा 194 ओ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 194 ओ में क्या बोलता था सर, कभी भी कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर होता था, अगर सर वो बायर से सामान सॉरी सेलर से सामान खरीद के बायर को बेचता था, तो जो भी पेमेंट बायर से आता था, वो पेमेंट सेलर को देते टाइम 1% टीडीएस काटता था, 1% टीडीएस काटता था, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो उसमें उसने बोल दिया कि 30/9/2024 तक आप 1% काटोगे टीडीएस, उसके बाद आप सर 0.1% काटने वाले हो, उसके बाद आप 0.1% काटने वाले हो। यानी सर 194 क्यू की जो टैक्स टीडीएस रेट थी ना, वो यहाँ लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है। 94 क्यू में 50 लाख के ऊपर आपको 0.1% काटना होता है। यहाँ कोई पेमेंट करोगे ना, उससे 0.1% टीडीएस काटना पड़ जाएगा 1/10/2024 के बाद। पहले सिंपल आपका 1%, बाद में 0.1% हो गया। और कोई चेंज है क्या इसमें? टीडीएस वाले सेक्शन में कुछ-कुछ 1-2 चेंजेस और हैं। सर एक नया सेक्शन है 194 टी। सर अगर 1/4/2025 के बाद अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, सर अगर पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को सर इंटरेस्ट दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है, कमीशन दे रही है, बोनस दे रही है, सर कुछ भी दे रही है, जो पहले सर पार्टनरशिप फर्म में टीडीएस के लिए लायबल नहीं होता था। याद है सर, पार्टनरशिप फर्म कभी पहले इंटरेस्ट देती थी, टीडीएस नहीं कटता था, रेम्यूनरेशन देती थी, टीडीएस नहीं कटता था। सर अब इन सबको कवर कर दिया 194 टी ने, कहा कि अगर आप किसी भी पार्टनर को एग्रीगेट पेमेंट 20,000 से ज़्यादा का कर रहे हो ना, किसी भी पार्टनर को अगर आप एग्रीगेट पेमेंट से ज़्यादा कर रहे हो ना, तो फिर उस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 10%। ध्यान देना सर, इसमें क्या चेंज किया सर, अगर 20,000 से ज़्यादा 30,000 का पेमेंट कर रहे हो ना, तो जो ऊपर का 10,000 है सिर्फ उसी पे टीडीएस कटेगा, पूरे पे टीडीएस नहीं कटने वाला। सर इसकी एप्लीकेबिलिटी 1/4/2025 से है। इसके बाद ध्यान देना, सर इसके अलावा और क्या चेंजेज़ हैं इसमें? सर एक छोटा-सा चेंज था सर, एक छोटा-सा चेंज। सर याद है आपने कभी अगर देखा हो, जो टीडीएस का रिटर्न होता था, अगर टीडीएस रिटर्न आप फाइल करते थे 24 क्यू या 26 क्यू फाइल कर देते थे। सर याद है 24 क्यू, 26 क्यू फाइल करना पड़ता था, ये डेट्स दे रखी थी अपने को। सर कभी भी टीडीएस का रिटर्न होता क्वार्टर एंडिंग जून में 31 जुलाई तक फाइल कर देते, 30 सितंबर वाला 30 एक-एक महीने का टाइम देते थे आपको। इसको रिवाइज़ करने की पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी। आप जीवन भर में 25-25, 30-30 साल पुराने रिटर्न रिवाइज़ कर सकते थे, ऐसा पहला प्रोविज़न था। लेकिन अब इन्होंने चेंज करके बोल दिया कि जिस साल में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, उस साल के एंड से सर 6 इयर्स के अंदर ही आप रिवाइज़ कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। यानी टीडीएस रिटर्न रिवाइज़ करने के लिए ड्यू डेट लेके आ गई। कोई मेजर चेंज नहीं है, छोटा-सा ही चेंज था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस में सर क्या कोई चेंज है क्या? राइट आंसर इस टीसीएस में कोई एज़ सच चेंज नहीं है। सर टीसीएस के लिए इंटरेस्ट चेंज हो गया। पहले क्या लगता था सर, सीधे-सीधे 1% इंटरेस्ट लगता था। अब इन्होंने कह दिया टीसीएस में लेट कलेक्शन का इंटरेस्ट 1% हो गया और लेट पेमेंट का इंटरेस्ट 1.5% हो गया। पर मंथ एंड पार्ट दे रहा हूँ। पहले टीसीएस में क्या होता, सिर्फ 1% इंटरेस्ट लगता था टोटल में, कलेक्शन, पेमेंट सब में 1% ही लगता था। अब इन्होंने बिल्कुल टीडीएस को पैरिटी करने के लिए, टीडीएस में भी लेट डिडक्शन का होता है 1% और लेट पेमेंट का होता है 1.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ। अब सर इन्होंने टीसीएस में भी 1% एंड 1.5% कर दिया है यहाँ पे। और सर सेम प्रोविजन अमेंडमेंट वाले टीसीएस के लिए भी लेके आ गए। इन केस अगर आप टीसीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो पहले टीसीएस के रिटर्न को फाइल करने के बाद ना आप लाइफ लॉन्ग तो कभी भी अमेंड कर सकते थे। अब उस अमेंडमेंट के लिए बोला कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द जिस जिस साल में ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न है, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, उस ड्यू डेट वाले एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आप 6 इयर्स के अंदर ही आप रिवाइज़ कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। एडवांस टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। अब बारी आती है सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर में क्या अमेंडमेंट? सुनना ध्यान से सर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में कोई अमेंडमेंट है क्या? राइट आंसर है सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में कोई अमेंडमेंट नहीं। जो अथॉरिटीज़ की बात करूँ, सर्च की बात करूँ, पावर्स की बात करूँ, सर्वे की बात करूँ, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें। फॉर द टाइम बिंग मानो आप कोई अमेंडमेंट। सर रिटर्न फाइलिंग में आओ मेरे साथ। सर क्या 139(1) में कोई अमेंडमेंट है? राइट आंसर इज़ 139(1) में कोई अमेंडमेंट नहीं। लॉस रिटर्न में कोई अमेंडमेंट नहीं, बिलेटेड रिटर्न में कोई अमेंडमेंट नहीं। सर इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में कोई अमेंडमेंट नहीं। एक छोटा-सा चेंज है यहाँ पे। सर ये आधार से रिलेटेड आपने पढ़ा हुआ था सर पहले कि कभी भी अगर आप आधार नंबर आपके पास नहीं है, तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी फर्निश कर सकते थे। आपने पढ़ा हुआ है, ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि आधार नंबर आपके पास नहीं है, तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी कोड कर सकते थे। तो उसके लिए प्रोविज़न आया कि 1/10/2024 से अगर आपके पास आधार नंबर है, आप आधार नंबर को डालोगे सब।
अगर आधार एनरोलमेंट आईडी जहाँ-जहाँ आपने कोट कर रखी थी ना, वहाँ-वहाँ आपको आधार नंबर अपडेट करना पड़ जाएगा। अदरवाइज़ सर आपके लिए वो इनवैलिड एप्लीकेशन बन जाएगा। आप म मान लिया जाएगा आपके पास आधार है ही नहीं। अगर आप आधार एनरोलमेंट आईडी से काम कर रहे थे और आपने आधार नंबर को अपडेट नहीं किया, तो मान लिया जाएगा आपके पास आधार है ही नहीं, वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। छोटा-सा चेंज था, इसमें कोई चेंज नहीं। उसके अलावा सर रिटर्न में भी कोई चेंज नहीं है। रिटर्न में भी कोई चेंज नहीं है। सर अब बात आती है असेसमेंट प्रोसीजर में। असेसमेंट प्रोसीजर में क्या चेंज 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट नो चेंज वैसे का वैसा। सर स्पेशल ऑडिट इन्वेंटरी वैल्यूएशन बाय डिपार्टमेंट कोई चेंज नहीं। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर कोई चेंज नहीं। स्क्रूटनी असेसमेंट कोई चेंज नहीं। नोटिस फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट कोई चेंज नहीं। ऑर्डर फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट कोई चेंज नहीं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कोई चेंज नहीं। सर पावर्स ऑफ जॉइंट कमिश्नर कोई चेंज नहीं। सर रेफरेंस टू डीआरपी में एक चेंज रेफरेंस टू डीआरपी में क्या चेंज आया? सर कभी भी कोई सर्च का केस हो रहा है, किसी के यहाँ भी अगर सर्च का केस हो रहा है या सर रिक्विजिशन का केस हो रहा है या फिर सर अगर अदर पार्टी सर्च हो रहा है, अदर पार्टी सर्च मतलब किसी और के यहाँ सर्च हुई और मेरी इन्फॉर्मेशन उसके यहाँ पे मिली। तो जब कभी भी मेरा असेसमेंट होगा ना, मेरा असेसमेंट सर अगर मैं फॉरेन कंपनी हूँ या नॉन रेसिडेंट हूँ, सर फ़र्क नहीं पड़ता। सर मेरे ऑर्डर के टाइम पे अगर टीपीओ का रेफरेंस किया गया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। सर 144 में टीआरपी को रेफरेंस मैं नहीं करवा सकता, मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर 144 सी के प्रोविज़न नहीं लगेंगे। यानी अगर कभी भी सर्च के दौरान मेरा असेसमेंट हो रहा है ना, तो मेरे ऊपर 144 सी के प्रोविज़न नहीं लगने वाले हैं। अब बात आती है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में मेजर चेंज है। मेजर चेंज एज़ इन कैसा चेंज है समझना। मैं 5 मिनट ब्रीफ कर रहा हूँ, मेरी बातें सुनना और सोचना कि याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? सबसे पहले सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए क्या होता था 148 ए का नोटिस भेजा जाता था। 148 ए का शो कॉज़ नोटिस भेजा जाता था। शो कॉज़ नोटिस भेजने के लिए पहले प्रायर अप्रूवल लिया जाता था। प्रायर अप्रूवल लेके आपको शो कॉज़ नोटिस भेजेंगे, शो कॉज़ नोटिस भेज के डिसाइड करेंगे कि क्या आपके अगेंस्ट 148 का नोटिस इश्यू करना है कि नहीं करना। जैसे ही सर आपका डिसाइड हो गया कि आपको नोटिस इश्यू करना है, 148 ए का ऑर्डर पास हो जाता था। 148 ए का ऑर्डर आपको 148 ए 3 केसेस में कंप्लाई नहीं करना पड़ता था। यानी सर आपको शो कॉज़ नोटिस नहीं भेजना पड़ता था 3 केसेस में। तो अगर याद आ रहा हो, अगर सर्च होती है आपके यहाँ पे या रिक्विजिशन हुआ या फिर सर किसी और पार्टी के यहाँ सर्च हुई और आपकी इन्फॉर्मेशन मिली या फिर 135 ए में फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, इन 3 केसेस में आपको शो कॉज़ नोटिस भेजे बिना ही आपके अगेंस्ट 148 का नोटिस भेजा जा सकता था। 148 क्या बोलता था? 148 बोलता था कि 148 ए कंप्लाई किया क्या? प्रायर अप्रूवल लिया क्या? एओ के पास इन्फॉर्मेशन है क्या? जैसे एओ के पास इन्फॉर्मेशन होती थी, उस केस में हम आपको 148 का नोटिस भेज देते, रिटर्न फाइल करने को बोलते एंड सर 147 में आपको ऑर्डर पास कर देते। ये पहले चलता था। अब क्या किया उन्होंने समझना। अब क्या किया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024 से 1 सितंबर से चेंज किया। देखो हर चीज़ में अलग-अलग चेंज कर रहे हैं। कैपिटल गेन आपने चेंज किया बजट से। टीडीएस चेंज किया 30th सितंबर से और सर यहाँ चेंज कर रहे हैं सर 31st अगस्त से। हर चीज़ अलग-अलग टाइम से चेंज हो रही है। क्या बोलता है यहाँ पे समझना। 148 ए का शो कॉज़ नोटिस भेजने के लिए आपको सर प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट आंसर लेना पड़ेगा। सर किससे लेना पड़ेगा वो अथॉरिटी बदल गई। 148 ए का शो कॉज़ नोटिस भेजेंगे, डिसाइड करेंगे कि केस फिट करता है कि नहीं करता, उसके बेसिस पे 148 का ऑर्डर पास कर देंगे। सिंपल फंडा। सर 3 केसेस में पहले 148 ए नहीं भेजते थे। सर्च रिक्विजिशन, अदर पार्टी सर्च एंड 135 ए इन 3 केसेस में शो कॉज़ नोटिस पहले नहीं भेजा जाता था आपको। पहले इन 3 केसेस में शो कॉज़ नोटिस नहीं भेजा जाता था। अब क्या कर दिया इन्होंने सर्च रिक्विजिशन और अदर पार्टी सर्च को हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ छोड़ी है 135 ए के केस में आपको शो कॉज़ नोटिस नहीं भेजा जाएगा। मतलब क्या सर्च के केस में आप मेरे को नोटिस भेजेंगे या रिक्विजिशन केस में नोटिस भेजेंगे या अदर पार्टी सर्च के केस में मेरे को नोटिस भेजेंगे? ना बाबा ना, उसके लिए असेसमेंट ही बदल दिया उन्होंने। असेसमेंट ही बदल दिया। क्या असेसमेंट बदला बाद में आऊँगा उस सर 148 तो हो गया। 148 ए तो हो गया। तो 148 में क्या चेंजेस पहले बोलते थे एओ हैज़ इन्फॉर्मेशन एओ हैज़ इन्फॉर्मेशन एओ के पास इन्फॉर्मेशन होती थी 8 केसेस में। सर उसमें से भी उन्होंने सर्च हटा दिया उसमें से भी उन्होंने सर्च हटा दिया, रिक्विजिशन हटा दिया, अदर पार्टी सर्च हटा दिया। यानी सर अब एओ के पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सर क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं है? अलग असेसमेंट कर रहे हो ना अब उनका तुम, अलग असेसमेंट कर रहे हो ना तुम। इससे भी हटा दिया उन्होंने। सर पहले टाइम लिमिट होती थी ऑर्डर पास करने और नोटिस भेजने की टाइम लिमिट होती थी। क्या टाइम लिमिट होती थी सर? अगर इनकम एस्केप्ड अगर ग्रेटर देन 50 लाख की है तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 10 साल के अंदर आपको 148 का नोटिस भेजा जा सकता था। और सर अगर इनकम एस्केप्ड लेसर देन 50 लाख की है, तो असेसमेंट ईयर के एंड से 3 साल के अंदर आपको नोटिस भेजा जा सकता था 148 हाँ, इस केस में चेंज किया। एक बार ढंग से इसको देखते हैं, ध्यान से सुनो।
सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में असेसमेंट प्रोसीजर समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। सिर्फ डिफरेंसेस देखो, मैंने अपनी बुक में ना आपके लिए, सिर्फ आपके लिए सर डिफरेंसेस पूरे बना रखे हैं। क्या डिफरेंस है? सर पहले 148 ए भेजते हैं, 148 ए इंक्वायरी करते हैं, प्रायर अप्रूवल करते हैं। सर शो कॉज़ नोटिस भेजा जाता है, उसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है 30 डेज़ के अंदर। उसके बाद सर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स सर एओ ऑर्डर पास करता है कि क्या 148 ए करना है, कि 148 में असेसमेंट करना है कि नहीं करना। उसी केस में सर ध्यान देना, सर्च के केस में शो कॉज़ नोटिस नहीं आता, रिक्विजिशन के केस में, अदर पार्टी के केस में, और 135 ए के केस में आपको शो कॉज़ नोटिस नहीं आता। सर 148 के लिए क्या करेगा? 148 के लिए आपको नोटिस भेजेगा एंड सर आपको ऑर्डर पास कर आपको रिटर्न फाइल करने को बोलेगा। 148 का नोटिस भेजते टाइम में सर कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। सर क्या एओ ने कंप्लाई किया 148 है? क्या उसके पास प्रायर अप्रूवल है? और सर उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सर बाद में क्या हुआ इसमें चेंज समझना, बाद में क्या चेंज हुआ? सर अब प्रायर अप्रूवल वाला पॉइंट हटा दिया। प्रायर अप्रूवल पहले किसी और से लेना पड़ता था, प्रायर अप्रूवल किसी और से लेना पड़ेगा 148 ए के लिए। उसके अलावा सर एओ के एओ के पास ना सर पहले बोलते थे शो कॉज़ नोटिस नहीं भेजना पड़ता था सर सर्च के केस में। अब सर उन्होंने सर्च वर्ड ही हटा दिया, रिक्वेशन भी हटा दिया, अदर पार्टी सर्च भी हटा दिया। यानी सर 148 ए को बिल 148 ए से ना सर्च वाले पॉइंट को ही पूरा हटा दिया। फिर 148 के नोटिस की बात करो, सर 148 के नोटिस में पहले मानते थे कि सर्च के केस पे एओ हैज़ इन्फॉर्मेशन, उसको भी इन्होंने हटा दिया। यानी सर सर्च, रिक्विजिशन और अदर पार्टी सर्च के लिए असेसमेंट ही नया लेके आ गए। इतना हमने पढ़ा। सर इस बारे में अपने को डिटेल्ड पढ़ना है अपने को। अब ध्यान देना सर, असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट चेंज हुई थोड़ी-सी। असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट चेंज हुई है। सर क्या टाइम लिमिट चेंज हुई है समझना। तो अगर कभी भी आपका असेसमेंट करना था पहले, बजट से पहले अगर असेसमेंट करना था ना, बजट से पहले असेसमेंट करना था, वो टाइम लिमिट मैंने आपको बताई 148 में रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से सर अगर 50 लाख से ज़्यादा इनकम एस्केप्ड 10 साल के अंदर करना पड़ता था, 50 लाख से कम है तो 3 साल के अंदर करना पड़ता था। बजट के बाद करके क्या लेके आ गए सुनना, और आपको यही याद रखना है, पुराना याद भी नहीं रखना। अगर शो कॉज़ नोटिस भेजने की टाइम लिमिट बताऊँ ना सर, शो कॉज़ नोटिस जो 148 ए का शो कॉज़ नोटिस होता था ना, इसको भेजने की टाइम लिमिट अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा की है ना, तो कर दिया रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 5 साल कर दिया, और सर अगर 50 लाख से कम किया तो 3 साल कर दिया। और सर यही 148 का नोटिस भेजने के लिए भी टाइम लिमिट लेके आ गए, यानी 148 ए के शो कॉज़ नोटिस के लिए भी टाइम लिमिट लेके आ गए, और 148 के लिए भी टाइम लिमिट लेके आ गए। ध्यान देना सर, अगर इनकम इसके 50 लाख से ज़्यादा की है ना, पहले 10 साल का टाइम लिमिट था, क्या कर दिया इन्होंने 5 इयर्स एंड 3 मंथ्स कर दिया, एंड सर अगर 50 लाख से कम की है तो 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स कर दिया। यानी सर अगर 50 लाख से कम इनकम एस्केप्ड है ना, 50 लाख से कम है ना इनकम एस्केप्ड, 3 साल के अंदर तुम 148 ए भेज दो, और 3 साल 3 महीने के अंदर आप 148 भी भेजोगे। और अगर सर ग्रेटर देन 50 लाख है, तो उस केस में क्या करोगे आप, अ अगर ग्रेटर देन 50 लाख है, तो 5 इयर्स के अंदर आप 148 भी भेज दोगे, और सर 5 इयर्स 3 मंथ्स के अंदर आप 148 भी भेजोगे। ऐसा आपको टाइम लिमिट। उसके अलावा 151 में क्या चेंज हुआ सर, 151 पहले प्रायर अप्रूवल लेने की टाइम लिमिट थी। तो प्रायर अप्रूवल किससे लेते थे याद है? सर मैंने बताया था 148 ए में आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था, पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था। सर पहले प्रायर अप्रूवल किससे लेते थे? सर पहले प्रायर अप्रूवल 3 साल के अंदर अगर असेसमेंट करते थे तो सीआईटी, पीसीआईटी इन सब से लेते थे। 3 साल से ज़्यादा पुराना अगर असेसमेंट करना था तो सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, टीजीआईटी, पीडीजीआईटी से करते थे। अब क्या कर दिया उन्होंने? अब उन्होंने बदल के बोल दिया, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉइंट कमिश्नर से माँगोगे आप अप्रूवल। यानी सर प्रायर अप्रूवल करने के लिए लोगों की अथॉरिटी भी नीचे कर दी। पहले सीआईटी, पीसीआईटी, पीसीसीआईटी, सीसीआईटी से लेना पड़ता था, अब सिर्फ़ आपको जॉइंट कमिश्नर से लेना पड़ जाएगा। सर, इसके अलावा क्या चेंज हुआ सर? इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं है इस केस में, कोई भी चेंज इस प्रोविजन्स में नहीं आया है। तो ध्यान से देखो, असेसमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशन। तो सर्च और रिक्विजिशन के केस में एक नया असेसमेंट। मैं इस वीडियो को ज़्यादा हेवी नहीं करना चाहता। अगर मुझे इस वीडियो पे 50 के ऊपर लाइक्स आते हैं ना, तो मैं इसके लिए अलग से एक प्रोसीजर बना दूँगा। आपको बता दूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है मेरी एबिलिटी पे, तो इधर देखो। सर ये पूरा फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट में जो-जो अमेंडमेंट आए हैं ना सर्च से रिलेटेड, एक-एक वर्ड को मैंने ढूँढ के सिम्प्लीफाई करके आपके लिए बनाया है प्रोसीजर। अगर ढंग से देखोगे ना, एक-एक वर्ड को मैंने सिम्प्लीफाई किया हुआ है। पूरे फाइनेंस एक्ट को रीड किया, उसको सिम्प्लीफाई किया है, और उसमें चेंजेस किए ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ सके कैसे असेसमेंट किया जाता है सर्च के केस। तो मेहनत की है इस पॉइंट के लिए, और इसी चक्कर में ना आपके लिए सिम्प्लीफाइड नोट्स बना रखे कि 4 पेजेज़ में कैसे सर्च का असेसमेंट किया जाए। बहुत सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। अगर 50 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं इस वीडियो के ऊपर, मैं पक्का इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, सर्च के ऊपर प्रॉपर असेसमेंट बनाऊँगा, और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। बस इतना ही अमेंडमेंट है असेसमेंट प्रोसीजर में। दुनिया डराती है, डराने दो, आप परेशान मत हो। सर अपील्स केस में क्या अमेंडमेंट है? देखो एक छोटा-सा अमेंडमेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं। पहले सर आईटीटी में आप अपील करने जाते थे ना, तो 60 डेज़ फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द सीआईटी, सीआईटी का जो ऑर्डर होता था, या जो भी कोई दूसरे ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं आईटीटी में, उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में 60 डेज़ के अंदर में जाते थे आप।
सर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 इसको बोल दिया गया 60 डेज़ नहीं, 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द ऑर्डर जाओ। पहले 60 डेज़ में जाते थे, अब उन्होंने बोल दिया ऑर्डर जिस दिन आपका पास हुआ है ना, उस ऑर्डर के एंड ऑफ मंथ से लेके 2 मंथ्स के अंदर चले जाओ। अब आपको टाइम लिमिट थोड़ी-सी बढ़ा के दे दी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं इसमें और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एक छोटा-सा और चेंज था। याद है याद है एक पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है कि क्या सर असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रेफर बैक कर सकता है? सीआईटी अपील्स या जॉइंट कमिश्नर अपील्स क्या असेसिंग ऑफिसर को वापस असेसमेंट करने के लिए बोल सकता है क्या? आईटीआईटी बोल सकता था, याद आ रहा है आपको? सर आईटीआईटी की पावर्स और सीआईटी की पावर्स में दोनों में एक डिफरेंस होता है। सर क्या डिफरेंस होता है? सीआईटी चाहे या जॉइंट कमिश्नर अपील्स चाहे तो रेफर बैक नहीं कर सकता था। सर आईटीआईटी लेकिन कर सकता था इस केस में, ये हमने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ था। इसी चीज़ में एक अमेंडमेंट आया कि सर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 सर जॉइंट कमिश्नर या सीआईटी अपील्स चाहे ना तो फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल सकते हैं ईओ को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 144 के असेसमेंट के लिए बोल सकते हैं। यानी सर अगर एसएससी का कभी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया, एसएससी का कभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया और उस असेसमेंट के बदले अगर वो चला गया सीआईटी अपील्स के पास, तो सीआईटी अपील्स चाहे तो रेफर बैक वापस कर सकते हैं एओ को फ्रेश असेसमेंट के लिए। ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ 144 के केस में बोल सकते हैं, अदरवाइज अभी भी सीआईटी अपील्स या जॉइंट कमिश्नर अपील्स के पास कोई और पावर नहीं है रेफर बैक करने की। आईटीआईटी अभी भी कर सकता है। कोई और चेंज है क्या? सर इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं और। सर टैक्स प्लानिंग गार अवॉइडेंस में कोई चेंज है क्या? राइट आंसर इसमें कोई भी चेंज नहीं है आपका। सर डीआरसी में कोई चेंज है क्या? राइट आंसर इस डीआरसी में भी कोई चेंज नहीं। सर पेनल्टीज में कोई चेंजेस है क्या? आप पेनल्टी के चेंजेस को इग्नोर कर लो क्योंकि बहुत ही इर्रेलेवेंट से छोटे-छोटे चेंजेस आते हैं जो कि सर हमने टॉपिक ही हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी पेनल्टीज पढ़ के क्या सेंस बनता है, इसलिए आप उस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। पेनल्टीज में कोई चेंजेस नहीं है। मिसलेनियस प्रोविजंस में कोई चेंजेस है क्या? नहीं सर, मिसलेनियस में भी कोई चेंज नहीं। टैक्स ऑडिट में क्या कोई चेंजेस है? टैक्स ऑडिट में ना क्लॉज़ नंबर 28 चेंज हो गया है। क्लॉज़ नंबर 28 नहीं 29 ओमिट हो गया है। सर क्यों ओमिट हुआ है? याद है सर पहले एक एंजल टैक्स हुआ करता था, एंजल टैक्स। सर कभी भी अगर आप अपने शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करते थे, याद आ रहा है शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू होते थे। तो अगर आपके शेयर्स की एफएमवी मान लो अगर ₹50 की है और आप शेयर ₹100 में इश्यू कर रहे हो, तो जितना भी एक्सेस आप पैसा ले रहे हो सर, इस पे आपका एंजल टैक्स लगता था, याद आ रहा है आपको? सर एंजल टैक्स लगता था। सर इस एंजल टैक्स को ना इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2024 से ओमिट कर दिया। अगर आईएफओएस में आपके चैप्टर में अभी भी ये लिखा हुआ है एंजल टैक्स, उसको आप काट सकते हो, अब आपको नहीं पढ़ना। एंड इसका टैक्स ऑडिट में जो कंप्लायंस करना पड़ता था क्लॉज़ 29 में, उसको भी यहाँ से हटा दिया। अब आपको ये नहीं पढ़ना है। टैक्स ऑडिट में कोई चेंज नहीं। ब्लैक मनी लॉ में वैसे का वैसा ही, इसमें कोई भी चेंज अपना नहीं है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में एक बार आ जाओ ना, एनआर टैक्सेशन में। एनआर टैक्सेशन में सर क्या रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज है क्या? राइट आंसर इज रेजिडेंशियल स्टेटस में भी कोई चेंज नहीं है। आप आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सर क्या स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कोई चेंज है क्या? ना जी, ना जी, ना जी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कोई चेंज नहीं। देखो मैं हर अटेम्प्ट में ट्राई करता हूँ कि आपके लिए सिम्प्लीफाई कर सकूँ चीज़ें। कैसे सर इनडायरेक्ट ट्रांसफर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए ना, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना रखा है। आपको बस इस स्टेप्स में फुलफिल करना है डेटा को, आपका आंसर 100% टाइम सही आ जाएगा। सर क्या स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कोई चेंज है? राइट आंसर है स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कोई चेंज नहीं है। सर क्या टैक्स रेट में चेंजेस है? राइट आंसर टैक्स रेट्स में थोड़े-थोड़े चेंजेस है। जो 112 ए में या 111 ए में या 112 में आपने चेंजेस पढ़े ना, ऑलमोस्ट वही चेंजेस यहाँ पे भी रिपीट होंगे। 1-2 एक्स्ट्रा है, बस ध्यान से सुनते चलो, मैं यहाँ सब कवर करवा दूँगा। या तेरा 44 बी एक क्लॉज़ होता था हमारा 44 बी याद है? अगर किसी का शिपिंग बिज़नेस होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है 7.5% ऑफ द स्पेसिफाइड सम का टैक्स भरना पड़ता है इंडिया में। स्पेसिफाइड सम कौन-सा? जितने भी लोग इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में भाड़ा दे रहे हैं, उसका उस भाड़े को ऐड करना था। प्लस इंडिया के बाहर जहाँ जो भी लोग शिप करवा रहे हैं सामान, तो जहाँ पे भाड़ा रिसीव कर रहे हैं, उसको ऐड करते थे। इन दोनों के टोटल पे 7.5% का टैक्स भरते थे। सर इसी में एक नया प्रोविज़न है 115 बीबीसी क्या है? सर अगर कोई क्रूज़ शिपिंग कंपनी है, सर शिपिंग नहीं, क्रूज़ शिपिंग है, क्रूज़ में शिप करती है। तो उस केस में क्या कर दिया उन्होंने 20% कर दिया उसको। सर 7.5% था ना, 7.5% के बदले 20% का टैक्स रेट उनके लिए लेके आ गए। इंडिया वालों का भाड़ा कहीं पे भी रिसीव कर रहे हैं और बाहर वालों का भाड़ा अगर इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें 20% टैक्स यहाँ पे ले लिया इन्होंने। सर प्रोविज़न सेम है, आप ऑप्ट नहीं कर सकते इसमें आप ऑडिट नहीं करवा सकते, आपको 20% ही भरना पड़ जाएगा, वही प्रोविज़न सेम रखे हैं इसमें। ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं दी इस पॉइंट में। फिर ध्यान देना, सर एनआरआई टैक्सेशन पे एक छोटा-सा चीज़ है, एनआरआई टैक्सेशन। एनआरआई टैक्सेशन में याद है सर अगर कोई एनआरआई नॉन रेज़िडेंट इंडियन अगर फॉरेक्स एसेट होल्ड करता था फॉरेक्स एसेट पे जो भी कैपिटल गेन होता था कैपिटल गेन, सर वो कितना होता था कैपिटल गेन सर 10% हो जाता था। फिर इस 10% में आपको कोई भी सर 1 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलता था, ध्यान है और कोई इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता था। ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था पहले भी फॉरेक्स एसेट। इस 10% को ना बोलते हैं बजट के पहले तुम 10% रखो, बजट के बाद इसको 12.5% करो। बजट के पहले 10% है, बजट के बाद 12.5% यानी 23 जुलाई से पहले 10%, 23 जुलाई के बाद 12.5% आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। उसके बाद सर और कोई चेंज है क्या? सर स्पेसिफाइड फंड और एफआईआईज़ के लिए कुछ-कुछ टैक्स रेट्स में चेंज है। बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा चेंज किया है।
और मैंने डबल क्रॉस वेरीफाई किया हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, गलत नहीं बता रहा। सर अगर आपको याद हो सर, अगर कोई भी एलटीसीजी अगर होता था, स्पेसिफाइड फंड को या फिर एफआईआईस को, तो हमने पढ़ा हुआ सर 1128 का जो कैपिटल गेन होता था वो 10 ओवर एंड अबव 1.25 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगता था और बजट के बाद 12.5% हो गया ये हमने पढ़ा हुआ है। बजट से पहले हमारा 10% लगता था और बजट के बाद अपना 12.5% हो गया, सवा लाख के ऊपर। सर एफआईआईस का जो अदर्स वाला कैपिटल गेन होता था, अदर्स वाला, सर अदर्स वाला पहले 10% से लगता था। 10% से लगता था, ये लगता था। आप बुक में चेक करोगे 10% ही लिखा हुआ मिलेगा। सर इसको अभी भी 10% रखा है सर, इसको बढ़ाया नहीं है, इसको बढ़ाया नहीं है, अभी भी 10% ही रखा है इसको। सर एफआईआईस का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था 111 वाला, बजट से पहले अगर किया है तो 15%, बजट के बाद किया है तो 20% हो जाता है। सर यही मेजर चेंज आपको मिलेगा, इसके अलावा और कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सर याद है यहाँ पे एक हेड ऑफिस एक्सपेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन आया था पेपर में, पेपर 24 में। सर इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिस हो गई थी। ध्यान देना, इसमें भी कोई चीज़ मिस नहीं हुई थी, कोई अमेंडमेंट भी नहीं है जो हमने मिस किया हो क्लास में, सिर्फ कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन। सर एक ऑफशोर फंड के ऊपर 115 एबी में क्वेश्चन आता था। 100 अगर कोई ऑफशोर फंड का अगर कोई इंडिया में एलटीसीजी हो रहा है म्यूचुअल फंड पे या फिर यूनिट्स पे, ध्यान देना बजट से पहले 10%, बजट के बाद 12.5% पे टैक्स आ गया उसमें। सर जीडीआर के बारे में भी सेम चीज़ है। जीडीआर के बारे में कोई इनकम हो रही है जीडीआर से इंटरेस्ट या डिविडेंड की, वो तो अभी भी 10% से ही टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है जीडीआर का, बजट से पहले ट्रांसफर हो रहा है 10%, बजट के बाद ट्रांसफर हो रहा है तो 12.5% उस पे टैक्स रेट लग गया। उसके अलावा एनआर टैक्सेशन में भी आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। सर डीडीडबलए में कोई अमेंडमेंट है क्या? राइट आंसर डीडीडबलए में कोई अमेंडमेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई अमेंडमेंट है क्या? आई डोंट थिंक ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई अमेंडमेंट था। लेट मी चेक इट वंस। सर लेट मी इसमें क्या हुआ सर, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर में एक वर्ड आया। पहले क्या होता था सर, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता था जो एओ को समझ में नहीं आ रहा या एओ को आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करता था, टीपीओ को रेफर कर देता था। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर कर देता था। अब क्या हुआ सर, टीपीओ के साथ-साथ ना अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, सर अगर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, यानी सर अगर आपकी कोई एक एंटिटी सर 115 बीएबी में टैक्स भर रही है 15% वाला और सर आपकी दूसरी एंटिटी सर कहीं नॉर्मल टैक्स रेट्स भर रही है। सर इस केस में अगर आप अपनी इनकम यहाँ डाइवर्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ आपके साथ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मान लेते थे इसको और सर इसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाते थे। सर यहाँ पे भी कह दिया कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में भी अगर सरकार चाहे तो वो आपको टीपीओ पे रेफर करवा सकती है, एओ चाहे तो टीपीओ पे रेफर करवा सकता है। उसके अलावा और कोई चेंजेस है क्या ट्रांसफर प्राइसिंग में? राइट आंसर इज़ कोई और चेंजेस यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग में यहाँ पे नहीं है। आप इसको स्किप कर सकते हो बड़े आराम से। सर उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हाँ, इसमें था एक छोटा-सा पॉइंट था। सर याद है आपने इंटरेस्ट लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा हुआ था कि कभी भी अगर आप किसी एसोसिएट एंटरप्राइज़ को इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट की एक लिमिट होती है अलाउ होने की, एक लिमिट होती है। सर ऐसे ही बेहिसाब इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं हो जाता। सर कितना इंटरेस्ट रहता है सर 30% ऑफ द इबिटा आपको अलाउ होता है। आपको याद होना चाहिए 30% ऑफ इबिटा बेसिक सा पॉइंट था कि आपको अलाउ हो जाता है। 30% ऑफ इबिटा ही अलाउ होता है। सर लेकिन हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आपने कभी बैंक को पेमेंट कर रहे हो ना, बैंकिंग कंपनी को या फिर सर इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रहे हो या एनबीएफसी को पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर 1 करोड़ वाली लिमिट नहीं लगती। 1 करोड़ वाली लिमिट नहीं लगती। अच्छा इसमें एक लिमिट भी थी सर पेमेंट का 30% ऑफ इबिटा 30% ऑफ इबिटा और 1 करोड़ के ऊपर जब प्रोविज़न होता है, 1 करोड़ के ऊपर जब इंटरेस्ट पेमेंट करो तभी ये प्रोविज़न होती है। इसी में अमेंडमेंट आया कि पहले अगर बैंक को पेमेंट कर देते, इंश्योरेंस को पेमेंट कर देते, कंपनी को एनबीएफसी को पेमेंट कर देते तो ये सेक्शन नहीं लगता था। इसमें ऐड किया गया अगर फाइनेंसिंग कंपनी है कोई आईएफएससी कोई फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके ऊपर भी ये प्रोविज़न नहीं लगेगी, ऐसा चेंज किया। ये 6 है, इग्नोर भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इक्वलाइज़ेशन लेवी में चेंज है। सर इक्वलाइज़ेशन लेवी में क्या बोलता है वो? सर इक्वलाइज़ेशन लेवी 2 टाइप की होती थी, याद आ रही है सर? एक होती थी 165 वाली, एडवर्टाइज़मेंट रिलेटेड वाली और एक होती थी 165 ए वाली सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाली, सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाली। सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाली इक्वलाइजेशन लेवी को ना साल के बीच से इन्होंने हटा दिया और साल के बीच से भी कौन सा हटाया 1 जुलाई से हटाया 1 अगस्त से हटाया है 1 अगस्त से इन्होंने हटा दिया बीच में यानी सर 1 अगस्त से पहले अगर कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में बिजनेस करता था ना इंडिया में कोई भी सेल्स करता था तो उसपे 2% इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ती थी 1 अगस्त तक तो देनी पड़ेगी उसको 1 अगस्त के बाद उसको नहीं देनी पड़ेगी 1 अगस्त के बाद उसको नहीं देनी पड़ेगी तो उस केस में क्या करना पड़ेगा 1 अगस्त तक के लिए अपने को सेम प्रोविजंस पढ़ने 1 अगस्त के बाद अगर कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में बिज़नेस कर रहा है, तो उस पे 2% वाली इक्वलाइज़ेशन लेवी नहीं देनी पड़ जाएगी। इसको यहाँ से स्क्रैप कर दिया गया। इसी का एक छोटा-सा चेंज था। ये चेंज आप इग्नोर भी कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। इतने सारे अपने चेंजेस थे। बेसिक से चेंजेस थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। मेजर चेंज कहाँ पे आया सर? एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो है सर्च के केस में असेसमेंट। वो असेसमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इस 1 घंटे वाले वीडियो को ना आप मल्टीपल टाइम्स देखो, जितनी बार देखना है देखो, अमेंडमेंट्स आपको इतने ही मिलेंगे। इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा जा सकता है, वो आपके लिए मैटर कर सकता है। क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन आंसर से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सर नए क्वेश्चन्स की करनी पड़ेगी, पुराने क्वेश्चन्स की करनी पड़ेगी।
एंड इवन कंसेप्ट्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते आने चाहिए। एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हो, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हो या फिर रियल लाइफ़ के केसेस के थ्रू हो, आपको अप्लाई करते आने चाहिए। इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आपका इससे काम हो जा रहा है, जो कि हो जाना चाहिए, वेल एंड गुड, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर अगर नहीं, तो वी आर स्टार्टिंग आवर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच सीधे 5 दिसंबर को सुबह को लाइव बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल एनर्जी के साथ 120 घंटे के अंदर पूरे इनकम टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस, क्वेश्चन आंसर सब क्लास में कवर कर लेंगे एंड बिल्कुल मज़े से पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। तो सी यू ऑल गाइस, कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। टेलीग्राम चैनल पे आओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते चले जाओ बिकॉज़ तुम्हारे सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन आता है। सी यू ऑल गाइस विथ सेम एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज़्म इन द नेक्स्ट